अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, वेलकम टू दिस दिसंबर 22 सेशन एंड आज रिजल्ट के बाद समझे पहला सेशन है, तो आज का एजेंडा क्या होगा पहले हम उस पर बात कर लेते हैं और फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे पास एजेंडे में, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ एजेंडा, कि जो न्यू स्कीम बीएफडी पेपर आया है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्कीम ऑन बीएफडी पेपर, कि अगर स्कीम चेंज हुई जैसे कि हुई और पहला पेपर था ये स्कीम चेंज होने के बाद, तो बीएफडी के पेपर पे क्या फर्क आया, पहले ये बात कर लेंगे। अच्छा, सेकंड नंबर पे फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि पॉसिबल रीजंस फॉर अनएबल टू पास बीएफडी पेपर। जो लोग पहली बार बीएफडी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ताकि वो पहले से ही अवेयर हो जाएं इन एरियाज से जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं जून 2022 में, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आइडेंटिफाई कर लें कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या एक्चुअली, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई हुई होगी, ठीक है, कहाँ पे हम मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम थर्ड नंबर पे जाएंगे, स्टडी अप्रोच, कि अब दिसंबर 22 के लिए कैसे लेके जाएं। हम डीमोटिवेटेड हैं, हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद आगे कैसे बढ़ना है, तो इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जून 2022 का जो पेपर है, स्लाइड डिस्कशन ऑन, कि जून 2022 का जो पेपर है जिसमें सवाल आपके सामने 5 सवाल आए, तो उसको लिमिटेड लेवल पे डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकेंगे। वो मैं समझता हूँ कि हम जब रेलेवेंट हमारा टॉपिक की क्लास होगी तब हम करेंगे, सही है, वरना आई थिंक इट बेटर कि हम जो है वो एक स्लाइडली सरसरी से जरूर देख लें। तो ये 4 मोटी मोटी बातें, और फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई आंसर होगा, हम उस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, स्टार्ट में यहाँ से करूँगा कि आई नो मेजॉरिटी जो भी लाइव में आई है क्लास में, और जो बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, ये वाला लाइव नहीं ले सकेंगे, तो मेजॉरिटी वो है ऑडियंस है आज के सेशन की जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सकी। पहले यार मैं एक चीज़ आपको मोटिवेटेड के लिए बता दूं, देखें ये मेरा मतलब आजमाया हुआ फार्मूला है। मैं खुद थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बस 2-3 मिनट का दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में अपना जो है वो क्या कहते हैं ओ लेवल्स कंप्लीट किया था विद 7 A's। मेरे 7 A's थे माशाल्लाह, सो 7 A's बहुत ज़्यादा माने जाते थे। फिर 2006 के बाद 2008 में मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया था, उसमें मेरे 4 A's थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो 4 A's ही बहुत ज़्यादा माने जाते थे। फिर 2010 के दिसंबर में मैंने अपना ACCA कंप्लीट किया था 2-2.5 साल के अरसे में, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्लस पोजीशन थी, ठीक है, एक पोजीशन भी थी पाकिस्तान वाइड। वो अलग बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पोजीशन थी, मगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता नहीं हूँ। F7 का पेपर है, उसमें पाकिस्तान वाइड पोजीशन थी, पाकिस्तान वाइड सबसे ज़्यादा मार्क्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2010 के बाद जब मैं CA में आया, तो पहली बार ऐसा हुआ 2012 में कि जब मैंने 4 मॉड्यूल ई की अटेम्प्ट दी तो मैं फेल हुआ। शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार फेल हुआ। 2 में से 4 पेपर पास हुए और 2 में से 4 पेपर नहीं हुए, यानी कि 2 पेपर फेल हो गए मेरे। और मुझे बहुत ही गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मुझे जो 2 पेपर पास थे उनकी खुशी नहीं थी, बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मैंने कहा यार FFR पास हो गया तो मैंने क्या तीर मार लिया, मेरा BM पास हो गया, BM मतलब जो अभी SPM हो गया माशाल्लाह, वो भी मेरे पहले डेट में पास हो गया था। तो मैंने कहा ये क्या मैंने तीर मारा है, कोई बात नहीं। तो जब मेरा लॉ और IT रुका, यहाँ पे लॉ और IT रुका था, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। ये बात है दिसंबर 12 की। फिर मैंने समर 2013 में वापस से पेपर दिए, लॉ और IT के 2 पेपर दिए खाली, जो मेरे फेल हुए थे मॉड्यूल ई के, वापस से। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वापस से वो 2 पेपर फेल हो गए, मतलब 100% लैप्स हो गया। अच्छा, ये वो टाइम था, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, तो जहां पे मुझे लगता था कि यार ये मेरे CA मेरे बस की बात नहीं है। और मैं ए लेवल्स की टीचिंग करता था बहुत अरसे से, बचपन से मैं ए लेवल्स की टीचिंग 2008 से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2008 से, इनफैक्ट ओ लेवल की टीचिंग तो 2007 से कर रहा हूँ। अगर मैं टीचिंग करियर की बात करूँ तो मैं 2007 से, मतलब सिंस माय
इनफैक्ट बल्कि 2006 से, क्योंकि 2006 में मैं जो था तो मैं ओ लेवल के एक स्टूडेंट को 1 साल जो जूनियर था मुझसे, मैं उसको पढ़ाया करता था। तो मैंने कहा भाई इतना मुझे अरसा हो गया पढ़ाए हुए, 6 साल हो गया, अच्छा खासा तजुर्बा रखता हूँ मैं टीचिंग का, तो मुझे ओ लेवल की टीचिंग को परस्यू कर लेना चाहिए और मुझे ये छोड़ देना चाहिए सीए को। ठीक है, ये मैं आपको एक अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो दिसंबर 12 और समर 13 ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा तंग किया और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ, और इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि मैंने सोचा कि यार सीए छोड़ देना चाहिए और ए लेवल्स की टीचिंग में आना चाहिए, वहाँ पैसे भी बहुत मिल जाते हैं और ठीक है यार इतना टाइम भी हो गया, एक्सप्लोर करेंगे, कोई स्कूल वगैरह पकड़ लेंगे दिन में, मतलब बहुत सारी लंबी चौड़ी प्लानिंग हो गई। मगर घर वालों ने समझाया कि भाई इतना आगे तुम आए हो तो क्यों आए थे, ख्वाब था सीए करना आपका, तो आप ये 2 पेपरों के चक्कर में। अच्छा मुझे आगे पता था कि मॉड्यूल एफ मेरा जो है ना बहुत फ्रेंडली है, मतलब उस वक्त ये मसला होता था कि आप जब तक मॉड्यूल ई के 3 पेपर पास नहीं करेंगे 4 में से, तो आप मॉड्यूल एफ पे जा नहीं सकते। अब मैं परेशान, मैं कहूँगी मॉड्यूल एफ में मेरे फेवरेट पेपर है जो मैं एसी से ऑलरेडी पढ़ चुका था, बीएफडी था, कॉस्टिंग था, ऑडिट भी मैं पढ़ चुका था एसीसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल लेवल पे, क्योंकि मैं एसी से करके आया, आपने देखा ना मैं एसी से कर चुका था 2010 में और एग्जामिशन क्लेम करके आया था 4 मॉड्यूल की। तो फिर ये हुआ कि मैंने बड़ी मुश्किलों से, मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ना चाहते ना उर्दू में एक वर्ड होता है नागवारी की हालत में, मैंने कहा नहीं यार अब ज़रा आगे बढ़ना होगा। तो फिर कुछ अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दिसंबर 13 की अटैम्प्ट में 2 पेपर दिए मॉड्यूल ए के वापस से, और मैंने मॉड्यूल ई पास कर लिया। अब मेरा मॉड्यूल ई जाके क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फिर जो है वो समर 14 में जो है वो 4 पेपर दिए मॉड्यूल एफ के, उसमें से मेरे 3 निकल गए, 3 आउट ऑफ 4 पास हो गए माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैं विंटर 14 में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई भी हो गया, मेरी आर्टिकलशिप भी यहीं खत्म हुई थी, केपीएमजी से मेरी आर्टिकलशिप थी। तो ये बताने का मकसद ये कि बीच में एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे मुझे लगता था कि यार मुझे सीए छोड़ देना चाहिए, और मैं तो एसी से हूँ ऑलरेडी, तो मैं बाहर कोई सेकंडमेंट वगैरह पे अप्लाई कर लेता हूँ या फिर मैं टीचिंग करियर को अपने परस्यू कर लेता हूँ। मगर अनफॉर्चुनेटली, खैर मतलब अनफॉर्चुनेट तो नहीं कहना चाहिए कि जो अनफॉर्चुनेट तो इसलिए क्योंकि वो बड़ा नेगेटिव थॉट आ रही थी, मगर अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि ये फेज मैंने निकाल दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर ये नहीं होता तो मैं शायद टीचिंग में भी नहीं आता सीए की, मैं सीए की टीचिंग में यहाँ से आना शुरू हूँ समर 14 के बाद से एंड ऑनवर्ड, अल्लाह का शुक्र है। खैर, तो ये बताने का मकसद है कि यार ये आप एक बार ध्यान में रख लें कि आपके हिस्से की ना जो रिस्क है ना अल्लाह ताला ने वो लिखा हुआ है, आपके हिस्से की खुशी अल्लाह ताला ने लिखी है, आपके हिस्से का गम अल्लाह ताला ने लिखा है, और आपके हिस्से की जिंदगी अल्लाह ताला ने लिखी है। ये 4 चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, थोड़ा ऑर्डर मैंने आगे पीछे कर दिया, तो यार ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना, छीन नहीं सकता। एक मुसलमान को जो एडवांटेज है ना वो ये है कि अगर प्लस वाले हालत होते हैं कि आप सीए क्वालिफाई कर गए, आपके सारे पेपर पास हो गए, तो आपको शुक्र करना चाहिए। और अगर अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव हालात हो गए, यानी कि पेपर नहीं निकल रहे, कुछ परेशानी आ गई, आजमाइश है ना एक तरह की, तो इस पर आपको सब्र करना चाहिए। और मजे की बात ये, जब आप सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, दोनों हालत में, दोनों स्टेट्स में, प्लस हो या नेगेटिव हो, अगर आप ये काम करेंगे तो दोनों केस में आपके लिए रिवॉर्ड है, आपके लिए सवाब है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करें और हम बस अपनी किस्मत पे छोड़ दें कि भाई 4 चीज़ें फिक्स है, नहीं, मेहनत हमने करनी है, वो हमारा एक जिसे कहते हैं ना कि उसूल है, ठीक है। मगर कहने की बात यह है कि भाई टेम्परेरी डिफरेंस है, परेशानी की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि मेरा ये दिसंबर 12 बहुत खराब गया, दिसंबर 13 और ज़्यादा खराब किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कर्व ऐसे बनता है, तो आपका लोएस्ट पॉइंट आता है, ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट के बाद फिर जो है आपका टाइम चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अब आई डोंट नो, हो सकता है आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपने कहा मैं जिंदगी में कभी इतना लोएस्ट पॉइंट पे नहीं आया, तो हो सकता है दिस कैन बी द स्टार्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि अ गुड पीरियड अगेन। तो खैर ये एक छोटी सी बात थी। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि जी मेरा करियर डिले हो जाएगा, मेरी जो है रोजी में फ़र्क आएगा, या मेरा जो है वो मैं पीछे रह जाऊँगा, मेरे दोस्त क्वालिफाई हो गए, मैं यहीं रह गया, तो हर बंदा अपना नसीब लेके आया है अल्लाह ताला के पास से, ठीक है। तो आप उसको उसके नसीब का नहीं मिल सकता, ठीक है, और उसको आपके नसीब का नहीं मिल सकता। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी शुड बस जस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड बी, जिसे कहते हैं काम, पेशेंट। बहुत सारे लोग इस बार क्वालिफाई भी हुए माशाल्लाह, हमारे एमएसडू वाले भी क्वालिफाई हुए, कुछ पुराने स्टूडेंट भी क्वालिफाई हुए, कुछ पुरानी स्कीम के स्टूडेंट भी क्वालिफाई हुए जिनको मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था बहुत पहले। तो अल्लाह ताला यार देर से देता है मगर दे देता है, मैंने देखा माशाल्लाह। खैर, तो आई थिंक ये नेगेटिव को चीज़ को साइड में करें, क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट से काम करेंगे तो हमारा जितना भी आज सेशन में बात करेंगे कोई फायदा ही नहीं है। आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से उड़ा देंगे, क्योंकि आपके दिन में चल रहा होगा यार मैं तो सब कुछ किया हुआ है, ऐसा है वैसा है। नहीं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कैसे करेंगे आज बात, और आइडेंटिफाई करेंगे, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हमें आइडेंटिफाई हो जाए जो वाकई गेम चेंजर हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बात को। पार्टिसिपेशन चैट वैट के थ्रू मुझे करते रहें, आपको आवाज़ और स्क्रीन सब कुछ आ रही है? कंफर्म करते हैं मुझे चैट के थ्रू। अब जरा हम बात करते हैं कि स्कीम चेंज होने से, अच्छा क्या कहते हैं, थैंक यू,
स्कीम चेंज होने से बीएफडी पे क्या फर्क पड़ा? अगर हम बीएफडी की पुरानी स्कीम को देखें और नई स्कीम को देखें तो नई स्कीम में नई ग्रेड आ गई है। तो पर्सनली हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बीएफडी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने जा रहा है शायद, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन हट गया। बट मेरी पर्सनली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो जून 12 का मैंने जून 22 का पेपर देखा तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया। हाँ, एक चेंज आया कि आप अगर देखें कि सवाल की जो लेंथ है वो बढ़ गई। ये जो पेपर है नॉर्मली 5 से 6 पेजेस का होता था, मगर आप अगर गौर करेंगे पेपर जो है तकरीबन 7 पेजेस पे चला गया। 5 of 7 का मतलब है कि पेपर जो है वो 7 पेजेस का है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा बीएफडी का क्वेश्चन पेपर आया हो। तो कंटेंट बहुत ज्यादा अंदर आया, ऐसा लग रहा है कहानियों पे कहानियां, कहानियों पे कहानियां। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं खैर आगे जाके बात करूंगा। इतनी कहानियां जी क्वेश्चन 2 में, हालांकि वो कहते हैं ना उर्दू में खोदा पहाड़ और निकला चूहा, शायद आपने मुहावरा सुना हो, तो इसमें ये हालात थे। खैर, तो चीजें सारी की सारी इसने डिटेल में बताई हुई थी, सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और 2 पेजेस के करीब ये सवाल चल रहा था, तकरीबन 2 पेजेस पे ये सवाल था ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 पेजेस कह सकते हैं आप, 2 पेजेस। तो माला कि ये मैं समझता हूँ मुश्किल तरीन सवाल नहीं था, सबसे आसान तरीन सवाल था इस पेपर का। तो एक चेंज जो मैं समझता हूँ कि ये हुआ है वो ये हुआ है कि जब स्कीम चेंज हुई है तो अब थोड़ा सा ना उसने सिनेरियो बेस करना शुरू कर दिया, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि वो MSA2 से अलाइन करना चाह रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ अल्लाह का शुक्र है हम अपने सेशन में भी कर चुके थे लास्ट टाइम, और मैं आपको पोर्टल भी विजिट करा दूंगा कि हमारा जो पोर्टल है अलहमदुलिल्लाह पूरा ऑर्गेनाइज है और सब चीज़ उसमें मौजूद है। तो वहाँ पे हमने लास्ट अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा सा सेंस कर रहा था, मैं MSA2 भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये MSA2 की तरफ अलाइन कराएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को भी परेशानी होती है और टीचर को भी परेशानी होती है, क्योंकि एक बहुत डिस्कनेक्ट होता है MSA2 और BFD में। थोड़ा सा मैं कहूँगा स्कीम चेंज का इफेक्ट ये आया कि सिनेरियो डिटेल आने लग गया, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई, मोर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो होने लगी। और एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि अगर हम जून 22 के पेपर को देखेंगे तो वाइड कवरेज ऑफ सिलेबस। वाइड कवरेज का मतलब क्या? काफी सारा एरिया पेपर का पूछा गया। अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एरिया, मतलब ये मैं लास्ट में जब पेपर में आऊंगा, पेपर डिस्कशन में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कितने सारे टॉपिक्स हैं जो एक पेपर में पूछ लिए गए। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू बहुत अर्से से नहीं आया था, पूछ लिया गया। एसेट रिप्लेसमेंट नहीं आया था, बहुत अर्से पूछ लिया गया। कैपिटल राइटिंग बहुत अर्से से एक्सपेक्टेड था, नहीं आया था, पूछ लिया गया। सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत अर्से से खुल के सवाल नहीं आया था, पूछ लिया गया। तो जनरल जो टॉपिक्स आते हैं उनके अलावा बड़ा ही जिसे कहते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया भी जो है उसने टेस्ट किया, जो कि ऑब्वियसली मैं आगे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिसका कवरेज ऑफ सिलेबस बहुत अच्छा होगा उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, जो लोग सेलेक्टेड पे जाते थे पहले के जमाने में, ठीक है कि जी एक सवाल फॉरेक्स का, एक मर्जर इक्वेशन का है, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एक मैक का है, तो बस ये 4-5 चीजें कर लो तो हो जाएगा। अब उनको जो है वो ऐसी वजह दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा और 100% कवरेज करनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये एक चेंज जो है वो मैं समझता हूँ कि मौजूद था इस पेपर में। अच्छा, जो कॉमन बातें थी BFD के पेपर में, कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन जिसे कहते हैं कि फीचर्स थे, वो लेंथ थी, जो मैं खैर अभी आगे बात करूंगा। वो ये थी कि बहुत ज्यादा कोई ना खौफनाक सवाल, ऐसा हौलनाक सवाल हो कि यार मतलब जिसे कहते हैं कि पेपर में किसी बच्चे से ना हो सके, वो ऐसा कुछ नहीं था। फॉरेक्स के सवाल में थोड़ा सा परेशानी का सामना रहा क्वेश्चन 1 में स्टूडेंट्स को, उसमें 1-2 चीजों में उसने घुमाने की कोशिश की थी, मगर उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो था जो मैंजो और अच्छा परमानेंट क्रेडिट भी बड़े अच्छे हैं। आपको पता है कितने परमानेंट क्रेडिट्स हैं BFD में? को बता सकते हैं परमानेंट क्रेडिट BFD में कितने आए? मतलब मैं GCA की पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसमें उन्होंने बताया था, मैं चेक भी कर लेता हूँ। आप लोगों को भी अगर आइडिया है तो मुझे बताएं जरा, कितने नंबर ऑफ परमानेंट क्रेडिट हमने BFD में विटनेस किए इस बार, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा नंबर था यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं कुछ जगहों में वो भी शेयर कर देता हूँ जाके, ये कि मैंने एक आध ग्रुप पे कि भाई ये मैंने जो है देखा था। और उससे पहले वाली डेट में कितने थे परमानेंट क्रेडिट्स? जो इससे पहले अटेम्प्ट हुई थी उसके परमानेंट क्रेडिट्स ये मैंने निकाल लिया थी 505 और प्रीवियस से 369। तो क्या लगता है मेरे ख्याल से तो आई थिंक 505 परमानेंट क्रेडिट्स। तो मैं कहूंगा बल्कि स्कीम चेंज होने से लग रहा था कि नहीं मुश्किल हुआ है, उल्टा मैं कहूंगा आसान हो गया कि 505 परमानेंट क्रेडिट्स आए पूरे पाकिस्तान से, और एज कम्पेयर टू 369 इन December 21। ठीक है, तो स्कीम चेंज होने से मैं कहूँगा मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सिनेरियो पे ज्यादा उसने काम कर लिया है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा देने लग गया सवाल में, वाइड कवरेज ऑफ सिलेबस करने लग गया है, और परमानेंट क्रेडिट इंप्रूव होने का मतलब है कि पेपर मॉडरेट आया, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके कैन बी डिफिकल्ट, या ये कह सकते हैं कि वी कैन हैव विटनेस डिफिकल्ट पेपर इन फ्यूचर।
आगे जाके आ सकता है। ये मुश्किल नहीं था पेपर, परमानेंट ट्रेड भी ये बता रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है पेपर देने के बाद भी कुछ मेरा जो अपना फीडबैक था वो यही था, इंडिविजुअल लीव जो मैंने देखा वी कैन विटनेस डिफिकल्ट पेपर इन फ्यूचर। तो ये एक शुरू में बात थी जो मैंने कहा आपसे करता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जून 22 में अगर कोई पास नहीं कर सका तो क्या रीजन है? मैंने काफी कल 2 दिन से मैं यही फीडबैक ले रहा हूँ और मेरी ज्यादातर जो क्या कहते हैं डिस्कशन हो रही है वो उन लोगों से हो रही है जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके। ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अल्लाह का शुक्र है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में बहुत बेहतर रिजल्ट आया BFD का, तो हमारा भी अल्लाह का शुक्र अच्छा आया। मगर ये कहना कि जी सारे बच्चे पास हो गए तो ये गैर मुनासिब बात है, ठीक है ना? ऐसा हो नहीं सकता, सही है, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जिसे कहते हैं कि सरप्राइजिंगली पास कर गए माशाल्लाह, मतलब ऐसा था कि उनको यकीन ही नहीं था। और बहुत सारे स्टूडेंट है जो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे पेपर कर आए थे, इवन तो कंप्लीट किसी का नहीं हुआ था। मगर ये कि रिजल्ट मैं कहूँगा अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर रहा। जैसा कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल मैंने आपको बताया परमानेंट ग्रेड इंप्रूव हुए हैं, तो ये कहना कि जी खाली हमारा बेहतर हुआ तो मुनासिब बात नहीं है। मगर ये काफ़ी सारे स्टूडेंट, उन स्टूडेंट से इंडिविजुअल बेसिस पे बातचीत करने का काफ़ी मौका मिला दोनों में, तो मैंने भी कुछ आइडेंटिफाई किए रीजन। आपको क्या लगता है जल्दी से बताएं कि पॉसिबल रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास पेपर इन जून 22 फॉर नॉट क्लियरिंग BFD। पेपर लेंदी था आयशा कह रहे हैं, ठीक है। मदर लतीफ कह रहे हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस था और पार्टिसिपेट करें। देखें जितना पार्टिसिपेट करेंगे, लेंदी था, ठीक है। इनएडिकेट कवरेज थी, ओके, ये तो सीरियस इशू है। इनएडिकेट कवरेज ठीक है, क्योंकि वाइड कवरेज जो मैंने आपको बताया बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं भी आपको पेपर एनालिसिस में भी बता दूंगा। और तो पहले नंबर पे हम रख लेते हैं लेंथ ऑफ पेपर। अच्छा, लेंथ ऑफ पेपर में मैं आपको 2 सरप्राइजिंगली बताऊंगा बातें तो शायद मुझे पता नहीं कोट करनी चाहिए नहीं कोट नहीं करनी चाहिए, आई डोंट नो, बट मैं कर देता हूँ कोट, ठीक है। मैं कोट कर देता हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेपर होता है इशू, एग्रीड। और कुछ लोगों को लगता है जी लेंथ की वजह से हमारा पेपर पास नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस, यस इट्स अ वेरी हॉट इशू मदर, बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल से हमारी बात भी हुई है शायद। और बताएं जी, इनएडिकेट कवरेज, ठीक है। इनएडिकेट कवरेज को मैं ऐसे भी कहूंगा, और लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यस RK, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरा बड़ा पेन है, मतलब आई एम बीइंग अ टीचर ना, आई एम डिप्रेस्ड, सीरियसली स्पीकिंग, फॉर सम रीजन आई एम डिप्रेस्ड, ठीक है ना। नॉट बिकॉज कि यार माशाल्लाह रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, मगर जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके ना, उनकी वजह से मैं काफी मतलब वो हूँ कि यार मतलब ये वो लोग थे कुछ इनमें से जो अपना रिजल्ट बचा सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। क्या लिखा जी, इनएडिकेट कवरेज, और मैंने क्या लिखा कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स कुछ टॉपिक में। अच्छा, ये बात इन्होंने जो की है ना कि जी टेकिंग एन एक्सट्रीम चंक ऑफ लेक्चर्स, ये इन्होंने RK ने कहा है कि एक्सट्रीम चंक ऑफ लेक्चर, ये वर्डिंग मैं इनकी बता रहा हूँ जो उन्होंने यूज किया, जो कि मेरा बड़ा बीइंग अ टीचर पेन रहता है। और इस बार मैंने फॉलोअप भी शुरू करा दिया भाई, अपने एडमिन को स्पेसिफिकली लगा दिया कि बच्चों से मालूम करो कि कर क्या रहे हैं। एक्सट्रीम चंक ऑफ लेक्चर्स इन वेरी फास्ट मोड इन 11th आवर, कि जी हमने क्या किया जी, हमने कोशिश की कि हम पूरे महीने का खाना 10 दिनों में खा लें, पूरे महीने का खाना 10 दिनों में खा लें। तो जब हम पूरे महीने का खाना 10 दिनों में खाने की कोशिश करेंगे तो बदहजमी भी हो सकती है भाई, सही है ना। वो डाइजेस्ट उस तरह नहीं हो सकेगा जिस तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए था। अच्छा, और क्या रीजन लग रहा है आपको? मोर कनेक्टेड थ्योरी विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है उस्मान, मगर ये मेरे ख्याल से आई थिंक होता ही है। और क्या रीजन हो सकता है? मेरे ख्याल से एक और भी होता है कि जी पेपर तो लेंदी होता है, स्लो स्पीड, बिल्कुल बिल्कुल, पैनिक अटैक, ठीक है। पैनिक अटैक 2 वजह से हुआ है लोगों को, वो मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। और एक और रीजन जो मुझे लगता है ना पर्सनली, जो मैंने विटनेस किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का ये इशू रहा है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ईयरली पेपर्स। ईयरली पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपने रीसेंट अटेम्प्ट सॉल्व कर ली, वो तो मैं खुद ही कराता हूँ लेक्चर, वो तो आपने भी जहाँ से पढ़ा होगा मेजोरिटी टीचर अब करा ही देते हैं रीसेंट अटेम्प्ट्स। लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ईयरली पेपर्स, यानी कि एक टाइमर लगा के 3 घंटे तो नहीं कह सकता, क्योंकि पुराने पेपर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल भी आता था, 3 घंटे का नहीं, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का एक आध जो सवाल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो माइनस करके आप देखें कि कितना टाइम बचता है, 80 मार्क्स या 85 मार्क्स जो भी आपके पास रिमेनिंग बचता है पेपर का, और उसको फिर आप देखें कि यार कितने मिनट में होना चाहिए, और फिर आप चेक करें कि आपने कितने मिनट लिए।
ये मैं समझता हूँ कि जो आखिरी वक्त तक मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में, तो ये आई थिंक बहुत सारे लोग शायद नहीं कर सके, ये भी एक मुझे वजह लगी। और कोई वजह आपके ध्यान में आती? अच्छा, अब बारी बारी बात कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि वन वॉज द इशू? मैं नाम नहीं लूंगा ताकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वन वॉज द इशू आज की क्लास में? कुछ लोग रिकॉर्डेड में होंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, बट खैर जी, कि पेपर लेंथी होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम पास नहीं कर सके। हर चीज में हम बात भी करेंगे, रेमेडी क्या है ऑब्वियसली। ठीक है, और कोई है इसमें से? ठीक है, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस वाले हजरात सामने आ जाए। लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, लेंथ ऑफ पेपर वो तो इशू यार, एक बात मैं बता दूं, पेपर पहली बार लेंथी नहीं आया। मैंने 2014 में बीएफडी दिया था, जो मैंने आपको अपना पूरा वो बताया था, मैं अपनी टाइमलाइन। मैं 2014 से बीएफडी दे रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ। तो भाई ये पेपर उस वक्त भी लेंथी आता था, मैंने भी 80 से 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, और अल्लाह का शुक्र मेरा पास हो गया। पेपर लेंथी होना बिल्कुल इशू है, मगर पेपर लेंथी होना नॉर्म बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, प्रेजेंटेशन पे मैं बात करता हूँ उस्मान। प्रेजेंटेशन का मसला नहीं है, प्रेजेंटेशन का ये है कि जो हम क्लास में प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे होते हैं, आप वही फॉलो कर लो तो इनफ हो जाएगा। प्रैक्टिस वाले हजरात कितने? लैक ऑफ प्रैक्टिस, इनएडिक्वेट कवरेज और लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, ये कितने लोगों के साथ इशू रहा? कि हमने कुछ टॉपिक जल्दी से देख लिए, कुछ टॉपिक हमने ऊपर से कवर कर लिए, कुछ टॉपिक हमने कहा यार देखा जाएगा, हो सकता है ना है, कुछ टॉपिक हमारे जो है वो जिसे कहते हैं कि वीक थे। अगर ऐसा है, अच्छा हर किसी की रेमेडी में भी बात करनी है, मैं इसमें से पूछ रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए व्हाट वेंट रॉन्ग। ये मुझे ईमानदारी से बताइएगा, ये कितने लोग का इशू था प्लीज यार। पॉइंट नंबर 4, नाम नहीं कॉल करूंगा, मगर कितने लोग ऐसे हैं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जिनको लगता है कि यार हमारे लेक्चर जो है वो आखिर के 10 दिन में कवर हुए हैं, या 15 दिन में कवर हुए हैं, या 20 दिन में कवर हुए हैं, पेपर से 1 महीने पहले कवर नहीं हो सकते। कितने लोग ऐसे हैं? क्योंकि पेपर से 1 महीने पहले नॉर्मली कोर्स खत्म हो जाता है, और हम तो स्टूडेंट को ऑफर कर रहे होते हैं कि अगर वो पूरा कोर्स इकट्ठा ले ले तो आप पहले से कवर कर लें, हमसे पहले कवर कर लें, 1.5 महीने पहले कवर कर लें। तो ये पॉइंट नंबर 4, ये कितने लोगों को लगता है कि ये इशू रहा है? 2x की स्पीड में देखने पड़े लेक्चर्स, या 1.75x की स्पीड में देखने पड़े लेक्चर्स। इनफैक्ट 1.5 कुड बी डेंजरस समटाइम्स। 11th आवर पे कवरेज हुई थी, ठीक है। 25 days बिफोर, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड जैसे टाइम। 20-25 दिन पहले, 25 दिन पहले आप कवर करें सही है, 15-20 दिन पहले कर रहे हैं तो फिर वो पैनिक हो जाएगा, क्योंकि फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, पेंडिंग लेक्चर जो है ना, वो कोशिश करें ना हो, अगर क्लासेस की जरूरत पड़ती है। मैं बात करूंगा क्लासेस की जरूरत किसको है किसको नहीं है। अच्छा, स्लो स्पीड वाले हजरात कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 70 या उससे कम मार्क का अटेम्प्ट किया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 70 या कम मार्क का अटेम्प्ट किया? स्लो स्पीड को कैसे कहते हैं मैं से बात करूंगा। 70 या कम मार्क्स का अटेम्प्ट किया, नंबर ऑफ मार्क्स अटेम्प्ट भी बता दें। अगर कम मार्क्स अटेम्प्ट किया, 70 का भी अटेम्प्ट किया या 70 से कम का अटेम्प्ट किया, बता दें। ठीक है, ठीक है, 60 अटेम्प्ट किया, 70 अटेम्प्ट किया, और पार्टिसिपेट करें। देखें जो लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं, 75 इज नॉट अ बैड नंबर। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुनासिब नहीं है स्क्रीनशॉट शेयर करना स्टूडेंट का, मैं समझता हूँ पर्सनल होता है एक कम्युनिकेशन। एक इंस्टेंस में हमारे पास एक बच्चा है जिसने सिर्फ 60 मार्क का अटेम्प्ट किया पेपर बकौल उसके, और माशाल्लाह उसका बीएफडी पास हो गया। 60 मार्क का अटेम्प्ट करके बीएफडी पास हो गया। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ये मुश्किल था, ठीक है। 60 मार्क का अटेम्प्ट करके, मतलब इतना क्वालिटी अटेम्प्ट किया उसने, इतना क्वालिटी अटेम्प्ट किया कि वो थ्रू कर गया, आप समझ रहे हैं। 60 मार्क का अटेम्प्ट करके बीएफडी पास कर गया। अच्छा, एक और मोहतरमा थी, उन्होंने रीटेक क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी थी, ये सोचिए कि पेपर नहीं निकलेगा। उन्होंने 55 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 55, और सरप्राइजिंगली माशाल्लाह उनका पेपर भी निकल गया। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। अब मैं ये 2 केसेस क्यों कोट कर रहा हूँ? मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा कि आप कहें कि यार हाँ यार ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम भी 60 मार्क का अटेम्प्ट करके आऊंगा, क्या जरूरत है 80 मार्क का अटेम्प्ट करने की, 90 मार्क का अटेम्प्ट करने की, सुकून से पेपर करना चाहिए। नहीं, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें, आपको ये बात भी समझनी होगी कि एक होता है क्वांटिटी और एक होती क्वालिटी। तो
आपको दोनों को मेंटेन रखना है। खाली क्वांटिटी में काम करेंगे, क्वालिटी नहीं होगी, इशू है। खाली क्वालिटी में काम करेंगे, क्वांटिटी नहीं होगी तो भी इशू हो सकता है। मतलब सरप्राइजिंगली यहाँ पे क्वालिटी इतनी एक्सीड कर गई कि क्वांटिटी कम भी थी तो काम हो गया। तो एक मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आपने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और आपके 35 है तो इसमें कोई कमाल नहीं है यार, क्योंकि 70 से 35 अटेम्प्ट करने का मतलब आपके तो 50% मार्क्स है। हालांकि आपने 30 मार्क्स का टाइम भी इन 70 पे लगा दिया, इन 70 मार्क्स पे आपने 30 मार्क्स का टाइम लगा दिया, उसके बावजूद अगर 35 है तो ये इज नॉट अ वेरी गुड नंबर। हाँ ये कि कोई जैसे मुझे कल मिला, आज सुबह बात हो रही, 65 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 42-43 निकालिए, ये मैं कहूँगा हाँ ये बंदा जो था ना ये बड़ा क्वालिटेटिव काम करता है। इस बंदे को अगर ये चाहिए था 75 तक भी पहुंच जाता, ये शायद जिस फ्लो में काम हो रहा था पेपर निकाले था। तो माय पॉइंट इज कि देखें, एक चीज ध्यान में रख लें, ये आपका एक माइंड जो ना मैं चेंज कराना चाह रहा हूँ कि यार आप देखें जब ये लोग कर सकते हैं 60 मार्क अटेम्प्ट करके पास, 55 मार्क अटेम्प्ट करके पास, इसका मतलब ये है कि आप भी क्वालिटेटिव काम कर सकते हैं। क्वालिटी काम करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने जैसे आपको बताया कि 60 मार्क का अटेम्प्ट करके आप बोलो बस यार पेपर हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आईकेएप ने 100 मार्क का पेपर रखा है तो हम ये सोचते हैं 50 से पास हो जाते हैं, हम 50 को भूल जाएं। आज से हम तैयार कर लें कि भाई हमने 100 में से 70 स्कोर करने हैं, 50 नहीं स्कोर करने हैं। ठीक है, मैं अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा, अटेम्प्ट तो आपने 85-90 का अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, मगर जो माइंडसेट है वो आपका चेंज होना चाहिए कि मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 70 मार्क्स चाहिए। पेपर में जो हमारा एक रिलैक्स एलिमेंट आ जाता है ना, पेपर में गिनती शुरू कर देते हैं, 3 सवाल करने के बाद 4, हाँ 50 हो गए, ठीक है खैर हो गई, अब कोई मसला नहीं, अब जैसा तैसा होगा देखा जाएगा। यार आपको नहीं पता क्या गलत हो जाए, सही है ना, क्या कोई कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई हो गया हो, कोई मिसरीडिंग हो गई हो। तो मैं ये कहूंगा कि यहीं से आज से प्लीज एक बात कर लें, और ये हो सकता है, मैं कोई ऐसी किताबी बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, मैं किसी मेरिट होल्डर बंदे की बात नहीं कर रहा कि जी जैसे लास्ट टाइम हमारे स्टूडेंट का मेरिट आया था तो उस बंदे ने माशाल्लाह उसने भी पूरा पेपर नहीं किया था यार, 90-95 मार्क्स का पेपर किया था, शायद 90-92 मार्क्स का। तो वही बात है, क्वालिटेटिव अटेम्प्ट किया था, माशाल्लाह उसका मेरिट आ गया बीएफडी में। तो अगेन तो ये अच्छा, एक और चीज ये कि बहुत सारे लोग अभी शायद आप में से डीमोटिवेटेड भी हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी कि जी हमने इतनी मेहनत की थी और हमारा पास नहीं हो सका और मतलब हमारा क्या कसूर था, और ऐसा देखें बीएफडी का पासिंग परसेंटेज आपको पता है कितना होता है, आपको बता सकता है बीएफडी का पासिंग परसेंटेज पिछले अटेम्प्ट्स में कितना आ रहा है? एनीवन? मैंने एक सेशन भी कंडक्ट किया था कासा के अंदर, वहां मैंने इस पर बात भी की थी। दिसंबर 20 में बीएफडी का पासिंग परसेंटेज सरप्राइजिंगली 49% था माशाल्लाह, जो कि तकरीबन आई थिंक 22% या 24% हो गया था समर 21 और विंटर 21 में फिर ये थोड़ा मुनासिब हुआ और ये तकरीबन लेकिन 31 या 33 इस तरह के आसपास चला गया। मैं थोड़ा सा नंबर्स में 2-3% आगे पीछे करूँ, मगर 30 में था। तो बीएफडी का एवरेज अगर निकाल दे तो एवरेज 30 में ही बनता है, और मेरे हिसाब से इस बार 30 में ही होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो 30 में ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भाई ठीक है 100 में से 30 बच्चा पास होता है, 70 पास नहीं हो पाता, ये एक रूल है, मतलब रूल तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, ये कहना चाहिए ट्रेंड है। कभी 51 बच्चा भी पास अनसक्सेसफुल होता है, कभी 78% बच्चा अनसक्सेसफुल होता है, कभी 70% बच्चा अनसक्सेसफुल होता है। आप मेरी बात समझे, मेजॉरिटी अनसक्सेसफुल होता है, मगर पॉइंट यही कि हमने इतनी मेहनत करनी है कि हम थ्रू हो जाए और इस सेगमेंट में आ जाए। तो उसके लिए यार 50 वाली मेहनत नहीं करें, आप 70 वाली मेहनत करें, ताकि 2-4-5 मार्क का 10 मार्क का वेरिएशन भी आ जाए, 15 मार्क का वेरिएशन भी आ जाए खुदा ना खासा, तो आप जो है वो लाइन क्रॉस कर चुके। ठीक है जी, तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। स्लो स्पीड में मैंने बात कर ली कि स्लो स्पीड तो है मगर क्वालिटी भी मेंटेन करनी जरूरी होगी, जिसपे मैं देख रहा हूँ अक्सर लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जब वो क्वांटिटी पे जा रहे हैं। अच्छा, पैनिक अटैक क्यों हुआ था? पैनिक अटैक की क्या वजह थी मुझे बताएं, जो लोग पैनिक अटैक का शिकार हुए थे मुझे वजह बता दें, क्या वजह लगी पैनिक अटैक? मुझे दो वजह नजर आई बहुत ज्यादा, जो मैंने मतलब समझा, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए और फिर हम उस पर काबू करें। जाहिर सी बात है, मतलब क्यों ऐसा लगता है आपको कि पेपर में आप परेशान हो गए, आपको ख्याल आया कि यार अब पेपर हाथ से गया, ये किस वक्त ऐसा हुआ जहां पे आपको लगा कि नहीं यार अब तो पेपर कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है? देखिए पैनिक अटैक के ना एक रीजन तो ये होता है कि आप सवाल कर लेते हैं, लेंथी था, ठीक है, लेंथ देख के परेशान हो गए, बिल्कुल बहुत सारे लोग सवाल की लेंथ, क्वेश्चन की लेंथ देख के परेशान हो गए। और मजे की बात ये है कि जो सवाल लेंथी थे, जैसे मैं क्वेश्चन 2 की बात कर रहा था, वो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन थे। अच्छा, पैनिक अटैक एक और वजह से भी हुआ, जैसे कुछ लोग का उससे पहले एक आध पेपर था, आई थिंक एफएफआर का पेपर था, तो कुछ लोग का एफएफआर का पेपर इतना अच्छा नहीं हो सका, तो वो उस डर में, उस वसवसे में थे कि चूंकि हमारा एफएफआर अच्छा नहीं हुआ और हम रिवीजन भी अच्छा नहीं कर सके, क्योंकि एफएफआर का शौक मना रहे थे हम थोड़ा सा, मतलब एफएफआर ने हमें तंग कर दिया था। मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आया कि जी हमारा बीएफडी पढ़ने का मूड ही नहीं हुआ,
और हम पेपर में चले गए ऐसे ही, और हमने कहा बस अब देखा जाएगा, और वहां भी ख्याल आते रहे। और वो जाहिर सी बात है, जब आप एक, जिसे कहते हैं ना, देखें एक बात ध्यान में रख लें, आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बनने जा रहे हैं और एक प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट है। देखिए प्रोफेशनल उसमें इन्वायरमेंट में ना ये बात आपको समझनी होगी कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। आप जब इंशाल्लाह इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको ये ज़्यादा रियलाइज होगा कि एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू वॉर। तो आपका पेपर भी ना एक वॉर है, छोटी सी वॉर है। तो अब अगर आपका लेट से एक दिन अच्छा नहीं गुजरा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका अगला दिन भी खराब गुजरेगा। एक प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि आपका जब पेपर हो जाए आप उस पेपर को भूल जाए, क्योंकि उस पेपर से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा रिजल्ट तक। हाँ, रिजल्ट के बाद फिर हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुआ तो उससे वापस ताल्लुक बन जाएगा, और अगर वो पास हो गया तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको परमानेंट ग्रेड मिल जाएगा। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। मैं इसीलिए पेपर डिस्कस भी नहीं करता। पेपर जब हो जाता है, काफी स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं पेपर से पहले मैं सुबह तक अवेलेबल रहता हूँ स्टूडेंट्स को, अलहमदिल्ला क्वेरीज वगैरह पे आंसर करता हूँ। मगर जैसे ही पेपर के बाद स्टूडेंट मैसेज करते हैं मैं उनको ये कहता हूँ यार पेपर में डिस्कस नहीं करूंगा, जनरल हम कोई बात कर लेंगे। जनरल आप रोज डिस्कस करना चाहते हो आगे के किसी पेपर की या ओवरऑल नेक्स्ट अटेम्प्ट की, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर पेपर में डिस्कस नहीं करूंगा। उसकी वजह यही है कि प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि आपने एक काम कर दिया, अब आप अगले पे फोकस करें ताकि आपका जो आगे का जो प्रोसेस है वो स्पॉइल ना हो। तो ये एक चीज मेरे ख्याल से समझने की जरूरत है कि कोशिश करें कि, और गैप वगैरह कुछ लोग स्टूडेंट को शिकायत होती है कि जी गैप नहीं होता। देखिए आप 6 महीने अच्छा पढ़ लें तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो एक दिन के गैप होने या ना होने से फर्क पड़ेगा। तो ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। बाबर आजम को मैं बड़ा रोल मॉडल और रिगार्ड कंसिडर करता हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस बंदे के अंदर एक चीज है और वो है कंसिस्टेंसी। जो भी हालात होते हैं, जैसे भी हालात होते हैं, टीम के जैसे भी हालात हों वही है ना, और प्लेइंग कंडीशन जैसी भी हो, इस बंदे की बहुत अच्छी बात यह है कि आप देखें इस बंदे का कोई बहाना नहीं होता। ये बंदा ये बहाना नहीं बनाता कि जी मैं इसलिए अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा क्योंकि सबने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो है वो ये चीज जो है वो आपको मेरे ख्याल से सीए में बहुत ज्यादा चाहिए होती, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी उसी वक्त आएगी जब आप एक ही, जिसे कहते हैं ना कि एक पैटर्न बना लेंगे अपनी स्टडीज का। एक ये भी रीजन आर के ने बताया जी, अदर पेपर्स सिलेक्शन विद बीएफडी, नो जस्टिफाइड टाइम गिवन टू बीएफडी व्हिच एक्चुअली रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही है जी, हर पेपर का इंसाफ करना होता है। अगर आप पेपर का इंसाफ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। एफएफआर में 95% अटेम्प्ट किया था, 30 मार्क्स आए। अब ये देखें, ये सारे आपने बहुत अच्छी बात की है कि जी मैंने इतने मार्क का पिछला पेपर अटेंड किया। में देखें वो पेपर हो गया ना, वो तो चले। आई थिंक पेपर के बाद भी आपको शायद कुछ वसवसे आए होंगे कि यार ये मैंने पता नहीं किया है जो सही है नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट का बीएफडी के मैसेज, सॉरी पहले पेपर के बाद मैसेज आया कि जी अब हम पहले पेपर से फारिग हो गए मगर हमारा दूसरा पेपर पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा। तो मैं उन उस बात पे एड्रेस कर रहा हूँ कि वो बीइंग अ टीचर जो है ना वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है कि हम कहते हैं यार इतनी मेहनत की, आपने 6 महीने हमारे साथ लगाए हैं, आपने खुद की बड़ी मेहनत की, अब आप एक खराब जिसे कहते हैं अनकंट्रोलेबल एलिमेंट की वजह से आप अपना पेपर स्पॉइल ना करो ना। ठीक है, ये सारी का मुझे पर्सनली डिस्कस कर लेना एफएफआर से रिलेटेड। मैं कहूंगा ज्यादा बेहतर ये कि आप एफएफआर के टीचर से डिस्कस कर लोगे तो वो ज्यादा आपको अच्छा गाइड कर देंगे क्वेश्चन वाइज वगैरह भी कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, अच्छा तो वापस आते हैं इस पे लैक ऑफ। अच्छा एक और चीज ये एक लास्ट में ईमानदारी से मुझे बताइएगा प्लीज, मैं नाम नहीं रिकॉल कॉल करूंगा ताकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी। प्लीज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एली पेपर सॉल्व किए थे, जिन्होंने एली पेपर सॉल्व किए थे 3 से 5 वो यस करेंगे, और जिन्होंने एली पेपर सॉल्व नहीं किया था वो नो करेंगे। प्लीज ये मैं हर बंदे से चाह रहा हूँ कि जितने लोग लाइव में मौजूद हैं अभी वो जरा मुझे फीडबैक दे दें ताकि मुझे एक आइडिया भी हो जाए पॉपुलेशन का कि यार मेरे पॉपुलेशन क्या करेगी। 3 से 5 एली पेपर अगर आपने किए तो आप यस करेंगे और आपने नहीं किए तो नो करेंगे। ठीक है, यस आ रहा है, नो 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 आ रहा है, यस आ रहा है। ठीक है, और जी काफी सारे लोग हैं हमारे साथ आज माशाल्लाह, अभी मजीद भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, नो आ गया है, नो नो ओके। और 2 करे थे तो मैं कहूंगा नो में आएगा वैसे। चलो मैं आधा मार्क देता हूँ इस पर आपको। स्टूडेंट कह रहे हैं यस। और अच्छा जिन्होंने यस किया है उनके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स बताएंगे मुझे। जिन्होंने यस किया है, यस मतलब जिन्होंने 3 पेपर सॉल्व किए थे उनके नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं। ठीक है, 42 आए, 40 आए। और ठीक है, जिन्होंने 3 पेपर एटलीस्ट सॉल्व किए हैं वो यस करें और अपने मार्क्स बता दें। ठीक है, अच्छा जिन्होंने नो किया है वो अपने मार्क्स बता दें। नो का मतलब है कि नहीं किया एक भी सॉल्व नहीं। नो वाले मार्क्स बता दें अपने। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ। 30, 42, 19, ओ माय गॉड, 35। ओके, नाम नहीं कॉल करूंगा मैं मगर पार्टिसिपेट करें प्लीज। 30 ओके, 35 ओके, 26
ओके, और 29 ये नो वाले हजरात हैं, मैं समझ रहा हूँ यार। देखें मैं सीरियसली स्पीकिंग यस वाले हजरात से मैं बात करता हूँ, ठीक है, मगर पहले मैं नो वाले हजरात से बात कर लूँ। देखें यार प्रॉब्लम ये है कि अच्छा कुछ लोगों को शायद ये लगा कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हो गया। क्या मतलब हुआ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का? मिसाल के तौर पे ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हो गया, या एक्स्ट्रा, या ये कह लें कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, खामा खाएगा नहीं, यूजलेस, मतलब बिल्कुल फालतू का जिसे कहते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन। और ये कॉमन एक रीजन है जो पेपर खराब होता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है। अब पेपर का मेरे ख्याल से इस बार जो, अगर मैं थोड़ा और खुल के बात करूं, पेपर का पहला सवाल फॉरेक्स था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही था, पहला सवाल फॉरेक्स का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये फॉरेक्स सवाल बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसानी से टैकल हो जाएगा, मगर जब वो सॉल्व करने बैठे तो वहां पे मुझे लगता है कि सरप्लस टाइम लग गया, एक्स्ट्रा टाइम लग गया। ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, पहला सवाल फॉरेक्स का था और आपने कुछ स्टूडेंट्स ने, ऑब्वियसली सबकी बात नहीं करूंगा, तो उनका वहां पे एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अब उस एक्स्ट्रा टाइम के बाद जो अगला सवाल उनको सेलेक्ट करना था ना, वो उन्होंने क्वेश्चन 2 सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 2 लेंथी था। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि हुआ क्या। ये आप में से कुछ लोग सेकंड करेंगे कि शायद यही हुआ है। जब हमने पेपर शुरू किया, मैं आपको वापस से पूरी चेन बताता हूँ, जो मैं मैं 2 दिन से फीडबैक ही ले रहा हूँ यार, 2 दिन से फीडबैक ही ले रहा हूँ मैं कि हुआ क्या। क्वेश्चन फॉरेक्स का था, फॉरेक्स में ना हमने सर 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लग गए ना, कोई बात नहीं। चलो मेरे सामने कुछ में पर रखा हुआ है फॉरेक्स, कितने मार्क का सवाल था? 3, 2, 5, 7 और 10, 13, 15, 16, 20 मार्क का सवाल था। तो 20 मार्क का मतलब है कि 36 मिनट में करना चाहिए था, मगर आपसे 36 मिनट लेके कुछ लोगों ने 1 घंटा भी लगा दिया फॉरेक्स में, कुछ लोगों ने 45 मिनट लगाया, कुछ लोगों ने 50 मिनट से लेके 1 घंटा, मैंने जो नॉर्मली फीडबैक लिया वो लगाया। यानी कि 15 से 20 मिनट आपने, या 25 मिनट तक मैक्सिमम एक्स्ट्रा लगा दिया, 15 मिनट या 20 मिनट चले एक्स्ट्रा लग गए। अब उसूल ये कहता है वो क्वेश्चन 2 करना चाहिए था, ये भी मेरे सामने सवाल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन 2 यार बिजनेस वैल्यूएशन का था, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट जो पास में उनको भी ऐसा लगता है कि ये सवाल मुश्किल नहीं था। हाँ वो अलग बात है, फालतू 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 पता नहीं क्या क्या यहाँ पे सब फालतू बातें कर रहा था शुरू में, मगर आई पर्सनली बिलीव दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, जो कि 21 मार्क्स पे बेस करता था। तो हुआ ये, कुछ स्टूडेंट्स ने चूंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा दिया था, क्वेश्चन 2 दिखने में बहुत लेंथी लग रहा था, 2 पेजेस का सवाल लग रहा था उनको, तो लोगों ने स्किप किया क्वेश्चन नंबर 2 और वो आगे बढ़ गए। हालांकि दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ऐसा हुआ है क्या कि 1 के बाद लोगों ने 2 करने की हिम्मत नहीं की है। 1 के बाद उन्होंने बोला यार कोई छोटा सवाल पकड़ते, ठीक है, जो हमारे टाइम मैनेजमेंट को ना अच्छा कर दे। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बताएं। जी डर गए थे सवाल की लेंथ देख के, ठीक है ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हम आ गए अगले सवाल पे। अच्छा अब अगले सवाल पे जब हम गए तो अच्छा कुछ लोगों ने 2 कर भी दिया, ठीक है। अच्छा फिर वो अब अगले सवाल पे गए तो वहां भी क्या हुआ कि एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो पेपर तो लेंथी था, और एक्स्ट्रा टाइम लगते लगते जब हम एंड में पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारा 25 से 30 मार्क का पेपर छूट चुका था। ये मैं उन लोगों से बात करूं जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके। जो लोग पास कर गए उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ कर करा के 20 मार्क तक उनका छुटा, 80 मार्क तक अटेम्प्ट कर लिया और वो थ्रू कर गए माशाल्लाह। मगर ये कि अच्छा कुछ लोगों ने इस दौरान क्या हुआ, थ्योरी के इजी मार्क्स से वो मिस हो गए, आसान थ्योरी के मार्क्स से वो मिस हो गए, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है जी। तो ये बात हो रही थी, फिर क्या हुआ कि आपसे आगे फिर चीजें काबू में नहीं आई, फिर चीजें जो है ना वो स्लिप होती चले गई, होती चले गई, होती चले गई। अब ये आसान आसान रिक्वायरमेंट थी कुछ लोगों से। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनसे एपीवी छुटा? 16 मार्क का एपीवी का सवाल था। कोई ऐसा बंदा है जिससे एपीवी और आईएमआई का सवाल छुटा हो, या आधा हुआ हो, पूरा नहीं हुआ हो, या बिल्कुल ही छूट गया हो? आई थिंक एपीवी का सवाल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसी तरह कुछ लोगों से ये आखिरी सवाल पे नहीं पहुंच सके, हालांकि ये सवाल भी आखिरी वाला जो था आई थिंक कैपिटल राशनिंग का सवाल था, बहुत अरसे से नहीं आया कैपिटल राशनिंग। तो द पॉइंट इज कि एक सवाल की वजह से, एक सवाल में एक्सेस टाइम लेने की वजह से एक बुराई शुरू होती है, और फिर वो बुराई आपको आगे, अब मैं आपको जो बात करना प्रोफेशनल स्टूडेंट है आप, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट है ना तो आप इस चीज़ को भूल जाए, जब ये सवाल खत्म हो गया ना तो अब इस सवाल से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका है।
अब इस सवाल में जो होना था वो हो गया। मैंने अक्सर स्टूडेंट से एक बात की, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कि लेट से अगर आपका 100 मार्क का पेपर है, सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, और आपने 20 मार्क का फॉरेक्स जो है अटेम्प्ट किया, और 20 मार्क के फॉरेक्स में आपको टाइम जो लगा वो, अच्छा आपके पास कितना मिनट है, 180 मिनट है पेपर, रीडिंग टाइम हटा के बात करो, आपको 20 मार्क के फॉरेक्स में एक्चुअली जो टाइम लग गया ना, वो लेट से लग गया 45 मिनट, ये 50 मिनट कर लेते, चलो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके 50 मिनट लग गए तो मुझे आप बताएं कि अब आपके पास रिमेनिंग टाइम बचा कितना है, 130 मिनट। तो जब 130 मिनट बचा है और आपके पास मार्क्स 80 है, तो अब आप मुझे बताएं क्या 1.8:1 रहा आपके पास, कितना रहा, डिवाइड करके देखें। 130 को अगर मैं 180 से 130 को 80 से डिवाइड करूं, यानी कि मेरे पास 130 मिनट बच गए खाली, और 80 मार्क्स का मुझे अभी अटेम्प्ट करना है, तो मेरी जो अब रिक्वायर्ड रन रेट हो गई है, जो मेरी स्पीड हो गई है 1.625:1 हो गया है। क्या आप एग्री करेंगे, क्या आप एग्री करेंगे? अब ये 1.625:1 हो गया है। अब आपने अगर वापस 20 मार्क का सवाल एक और अटेम्प्ट किया और उसमें लेट से 40 मिनट लगा दिए, 40 मिनट लगा दिए, यानी कि 90 मिनट बाकी है आपके पास, और आपके पास 60 मार्क का पेपर बाकी है करने को, तो अब ये हो गया 1.5 मिनट पर मार्क। क्या ये वाली कैलकुलेशन पेपर में की थी आप में से किसने, कि लेट से हम हर सवाल के बाद अपने आप को इवेल्युएट करें कि अब हमें किस स्पीड से सवाल करना है। ये मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का 70 मार्क्स का या 65 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है जी। देखें, ये एक स्किल हमें क्रिएट करना होगा। ये अब स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, देखें स्पीड कैसे इंप्रूव होगी। स्पीड इंप्रूव करने के लिए ना अब आप ये कर लें, क्योंकि मुझे बारी बारी इन चीज़ों की बात करनी है और फिर मैं कुछ इस पे पेपर भी बात करना चाह रहा हूँ, कि अगर आप मिसाल के तौर पे घर में प्रैक्टिस करते हैं 20 मार्क का सवाल, खुद से प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ, तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई 1.8 करके 36 मिनट, बल्कि मैं कहूँगा 1.7 कर, ज्यादा बात है, इनिशियली आप 1.8 कर लें, चले 36 मिनट के अंदर कोशिश करिए केज करें। अब लेट से ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब समझते हैं, एस्टिमेटेड टाइम है, ये होना चाहिए था। अब लेट से आपने सवाल खत्म किया और अपनी क्वेरीज वगैरह नोट की कि ये सवाल में ये गलतियां हुई थी मुझसे, और आप उसके बाद एक्चुअल टाइम ही नोट करें। लेट से आपको 45 मिनट लग गए, तो आप वहां पे एक कमेंट डाल दें छोटा सा कि जी मुझे जो है ना एक्स्ट्रा टाइम लगा है इसमें 9 मिनट्स का। अब एक्स्ट्रा टाइम 9 मिनट्स का जो लगा है, इसको ट्रिम कैसे कर सकते हैं वो एक अलग बात है, मगर पहले मैं बता दो कि हम कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 45 मिनट का मतलब है कि हमारी जो स्पीड है ना 45/20 यानी कि 2.25:1 बन रही है, यानी कि 2.25 मिनट लग रहे हैं एक मार्क के लिए, जो कि कोई अच्छी स्पीड नहीं है। तो आप जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें, ये मैं आप उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि यार हमने तो सर एक दफा पढ़ लिया था और अब हम जो है वापस उठाएंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, तो आप वापस देखें करें। क्लासेस की जरूरत आपको उससे उसी वक्त उसी सूरत में है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का इशू है, अगर कॉन्सेप्ट का इशू नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस तो खुद से भी कर सकते हो। रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हुआ है, जिसमें मैं बार बार बात करता हूँ कि रजिस्टर आपका एसेट है, एसेट है, एसेट है, आगे MSA2 में भी काम आएगा। तो अगर आपका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हुआ है तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, मगर सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए काइंडली यार इस बार ये काम कर लें प्लीज, एक छोटा सा ग्रिड बना दें एंड में, उस सवाल के एंड में, या एक छोटा सा कमेंट बना दें, छोटी नोटिंग कर लें कि आपने कितना टाइम लेना चाहिए था, कितना टाइम एक्चुअली आपने जो है वो ऑब्टेन किया, उसमें कंज्यूम किया, और कितना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आपके पास वहां पे डॉक्यूमेंट हो रहा है, ताकि आप जब जाएंगे तो आपकी कोशिश ये होगी कि अगली बार ये 9 मिनट नहीं होना चाहिए, अगली बार ये कम से कम 8 तो 7 तो, और पेपर तक जाते 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 कोशिश करनी है कि ये हमारा 0 हो जाए, कम से कम सेविंग ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मगर देखिए जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, ये नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास दो पर्पज हो गए, एक हमें सही करना है, क्वालिटी काम करना है, दूसरा हमें क्विक भी करना है ना, क्वालिटी भी करना है और क्विक भी करना है। क्विक का मतलब जल्दी भी करना है। खाली क्वालिटी वाले इंस्टेंसेस बहुत थोड़े हैं कि जो 60 मार्क का अटेम्प्ट किया पास हो गया, 55 मार्क का अटेम्प्ट किया पास हो गया, बहुत ही रेयर केस होते हैं, जिसे कहते हैं ना मिरेकुलसली पास होना। तो हमने भी एक क्वालिटी भी इंश्योर करनी है और स्पीड भी इंश्योर करनी है, स्पीड भी इंश्योर करनी है। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से अभी तक हम नहीं कर रहे थे, ये हमें कर लेना चाहिए कि हम अपने साथ जो है कहीं नोट कर लें कि यार मार्क्स कितने, सॉरी मिनट्स कितने लगने चाहिए थे और कितने लग गए, कितने लग गए। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जिन लोगों का पेपर 70 से कम मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है उनसे मेरा सवाल है कि यार आप, एक छोटा सा सवाल है कि आप सोल्यूशन तो नहीं देखते हो, कि अगर लेट से कहीं स्टक हो जाते हो घर में प्रैक्टिस करते करते, जैसे लेट से आप स्टक हो गए तो आपने सोल्यूशन देख लिया, फिर कहीं और जगह स्टक हो गए तो आपने वापस सोल्यूशन देख लिया, क्योंकि ये अगर हैबिट है ना तो ये हैबिट अच्छी नहीं है। आपकी तरीकेकार ये होना चाहिए कि आप अगर पूरा सवाल करने की ठान लिया आपने कि ये सवाल मैं खुद करूंगा, तो उसको एंड तक खुद लेके जाएं। जब आप एंड तक ले जाएंगे उसके बाद आप कंपेयर करें और जहां जहां प्रॉब्लम है इसको मार्क कर लें कि यार मेरे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। मगर अगर आप ये करेंगे कि जी सवाल आधा किया
फिर सोल्यूशन देख लिया, फिर 20% सवाल किया, फिर सोल्यूशन देख लिया, फिर 25% सवाल किया, फिर सोल्यूशन देख लिया, और फिर आपने कहा हाँ यार सवाल तो पूरा हो गया। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है कि पेपर में फिर आपको ना वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि कोई सोल्यूशन दिखाने वाला होगा नहीं और आपको आदत है कि सोल्यूशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ते। तो प्लीज यार, अगर ये कोई हैबिट है किसी की सोल्यूशन देखने की, जो कि मुझे पता है कि यार ये पुरानी हैबिट होती है, कैफ से साथ होती है लोगों के, चल भी जाती है बहुत सारी जगहों में, मगर ये बीएफडी जैसे पेपर में मैं समझता हूँ जहाँ पे आपको वाकई जिसे कहते हैं कि बहुत सोचना पड़ता है, पेपर में अप्लाई करने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए किलर साबित हो सकती है, और हुई भी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि वो सोचने बैठ जाते हैं, तो वो सोचने बैठ जाते हैं, वो कहते हैं यार ये पॉइंट तक मुझे नहीं आएगा ना, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, ठान लेते हैं। तो यार उन स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि नहीं यार जंप करना शुरू करें। जंप समझते हैं कि अगर जैसे नहीं, एक हर्डल रेस आपने देखी, एक हर्डल रेस होती है। हर्डल रेस कैसी होती है? हर्डल रेस कैसी होती है? हर्डल रेस में क्या होता है, बीच में थोड़े से हर्डल्स होते हैं, सही है ना, बंदे को जंप करना पड़ता है, फिर जंप करता है, फिर जंप करता है, फिर जंप करता है, मतलब हर्डल आती है तो रुकता नहीं है वो, और कोशिश करता है कि अपनी स्पीड भी खराब ना करे। वो इतना तेजी से भाग रहा होता है कि हर्डल आती भी है तो इतनी प्रैक्टिस उसकी हुई भी होती है कि हर्डल उसकी स्पीड को स्लो नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे आपको करना पड़ेगा, आपको भी ऐसे ही सीखना, उस एथलीट कितना होना है जो हर्डल रेस में बैठा हुआ है, सही है ना, और रुक नहीं रहा, वो चलते जा रहा है, चले जा रहा है, कह रहा है भाई हर्डल आई कोई बात नहीं, मैं घर से प्रैक्टिस करके आया हूँ, इस चीज को टैकल करने की मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और मैं इस रेस को जीतूंगा, इसके बावजूद जीतूंगा, इस हर्डल के बावजूद जीतूंगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जंप करना सीखें कि लेट से एक फिगर नहीं मिला कोई बात नहीं, आप जो है वो कोई और फिगर लेके, मगर ये भी ना करें प्लीज। एक 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 इसमें मैं बात करूंगा क्योंकि मेरी एक आध स्टूडेंट से बात हुई, एक दो स्टूडेंट से, जो मेरे लिए थोड़ा अलार्मिंग था। यार प्लीज कोशिश करें अजम्पशंस ना लें, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें इस पे बात करते हैं बिलाल, ये वैलिड सवाल है। अजम्पशंस ना लें। अजम्पशंस का मतलब क्या है कि आप कभी कभार अजम्पशन ले लेते हैं कि लेट से, जैसे बहुत सारे लोगों ने इस बार अजम्पशन ली, आई डोंट नो आप में से किसी को याद हो नहीं है, तो एसिड रिप्लेसमेंट का सवाल आया था, कुछ लोगों ने एलसीएम मेथड की अजम्पशन ले ली कि ये एलसीएम मेथड से होगा, हालांकि मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट से हो सकता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिकॉल करें, याद आ रहा है आखिरी सवाल था पेपर का, इक्विवेलेंट मेथड होता है एक हमारे पास एसिड रिप्लेसमेंट का। मैं कल नॉर्मल सेशन में टॉपिक भी शुरू भी करने जा रहा हूँ लाइव क्लास में इंशाल्लाह। हाँ जी, याद आ रहा है किसी को कि एलसीएम मेथड और इक्विवेलेंट मेथड दो मेथड होते हैं हमारे पास एसिड रिप्लेसमेंट डिसीजंस के वक्त। तो आई गेस मेरे ख्याल से आपको एलसीएम मेथड की जगह इक्विवेलेंट मेथड यूज करना था, मगर कुछ लोगों ने अजम्पशन ली कि जी एलसीएम मेथड होगा, ये चीजें किया तो सही किया, इतना बड़ा बात का सवाल नहीं था, मगर कुछ स्टूडेंट ने अनफॉर्चुनेटली एलसीएम से भी कर दिया और अजम्पशन ले ली कि जी एलसीएम से ही हो सकता है खाली। तो ऐसी कोई अजम्पशन, मैं छोटी सी डाल दे रहा हूँ कि आप ऐसी कोई अजम्पशन नहीं लेंगे पेपर में जो कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, ठीक है? तो ये हर्डल्स वगैरह को आपने काबू करना है, मगर ये भी नहीं करनी कि आपने कोई उल्टी सीधी अजम्पशन ले लेनी, जो सिनेरियो में लिखा हुआ है आपने उसको अपोजिट कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, वापस आते हैं इस पे, तो ओवर थिंकिंग से बचें। कमिंग बैक टू दिस, लेंथ ऑफ द पेपर में हमने बात कर ली कि यार स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें, स्पीड पे काम करें। स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करते हैं, टाइम नोट करें। आपने कभी देखा है किसी एथलीट को, कभी आप देखें कभी, तो जो एथलीट होता है वो अपनी स्पीड कैसे बढ़ाता है? एक एथलीट हो उसको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करता है वो? एथलीट अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ये करता है कि वो ना, एक नहीं होता पूरा लैप जो होता है, एक पूरा चक्कर जिसे कहते हैं उर्दू में, तो वो एक चक्कर पूरा करता है, उसके बाद में टाइम रिकॉर्ड करता है कि जी ये चक्कर जो है, उसका कोच होता है कोई, सही है ना, जो कोच उसको बता रहा होता है कि यार आपने जो है ना ये चक्कर मिसाल के तौर पे x मिनट और x सेकंड में कवर किया, x मिनट और y सेकंड में कवर किया, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना वो पहला रिकॉर्ड करके रखता है, फिर इसी तरह वो दूसरा रिकॉर्ड करता है, फिर कोच उसको बताता है कि यार इस बार आपने जो है ना इतने x मिनट और इतने y सेकंड किया, इम्प्रूव हुआ या वर्स हुआ। तो बंदा जो है ना बार बार मतलब ये कि वो प्रैक्टिस करता रहता है कि यार किस तरीके से उस रिकॉर्ड को बीट करने के लिए, मतलब मैं इसको और प्रैक्टिस करूं। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो और इतनी मेहनत भी कर रहे हो, सब काम कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कर रहे हो। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देखें ऐसा नहीं है कि आप बगैर मेहनत के पेपर देने जा रहे हो, पेपर मगर अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा, जिसमें मैंने, ताकि हमें पता हो कि हम कितना पीछे हैं स्पीड में और हमें कितने और करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने आपको एक और चीज क्या बताई, आपको एक और चीज क्या बताई कि आप यार ये एयरली पेपर जरूर सॉल्व करें, 3 घंटे का टाइमर लगा के करें, ताकि आपको पता चले पेपर में जो है ना वो टैकल कैसे करना होता है टाइम को, ठीक है जी? अच्छा, लैक ऑफ प्रैक्टिस के लिए यार मेरा यही मशवरा है कि भाई क्वालिटी प्रैक्टिस करें, सही है, रिटर्न प्रैक्टिस करें। अच्छा, कितने कुछ एक स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने मुझे बोला जी मैंने ना बहुत प्रैक्टिस की थी ओरली, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की थी। यार बीएफडी का पेपर रिटर्न प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता। तो अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो कहता है कि यार मैं 100% तो नहीं, लेट से आप कहते हो कि मैं 50% ओरल करता हूँ, 50% रिटर्न करता हूँ, कोशिश करें आप इसको 100 पे लेके जाएं,
क्योंकि देखें एक पेपर रुक गया है तो इसका वाला अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आप हाफ सवाल ओरली बस कहते हैं ना कि बस कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया मैंने, अगर वो किया हुआ है तो नहीं, अब आप जो कैलकुलेटर पे सॉल्व किया उनको भी लिख के करें, प्लीज लिख के करें, ताकि ये कि एक अच्छा एक जिसे कहते हैं ना कि सिनेरियो सामने आए। अच्छा एक और बात, इनएडिक्वेट कवरेज है तो फिर आपको कवरेज करने की जरूरत है, और कवरेज विद परफेक्शन। ये नहीं कि आपने टॉपिक ऊपर से कवर कर लिया, हर टॉपिक को एक परफेक्शन पे जाएं, लॉजिक्स पे जाएं कि क्यों हो रहा है ये। और मैं बार बार कह रहा हूँ रजिस्टर अपना प्रॉपर मेंटेन करें, ताकि जब MSc2 में आप जाएंगे जहाँ पे BFD का एरिया वापस आ रहा होता है लिमिटेड लेवल पे, तो वहाँ आपको परेशानी नहीं हो। एक्सट्रीम चंक ऑफ लेक्चर इन वेरी फास्ट मोड, ये अगर कोई वापस क्लासेस लेता है तो मैं कहूँगा कि आप जो है ना वो उस पर कवर करें। अच्छा एक चीज और, BFD के मेन एरियाज कौन कौन से, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। BFD के एरिया और एक वैल्यू एडिशन बताऊंगा, इस सेशन में एक वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। इनफैक्ट 2 वैल्यू एडिशन है। पहला एरिया मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का होता है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस भी आ जाता है, एसेट रिप्लेसमेंट भी आ जाता है, लीज ऑफ बोरो भी मैं उसी में करा देता हूँ, सही है, कैपिटल रास्टिंग वगैरह भी आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा एरिया शुरू हो जाता है, हम अपनी सीक्वेंस फॉलो करते हैं, उसमें वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल APV पे जाके हम खत्म कर लेते हैं, वैक टू APV। इनफैक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस भी मैं इसमें ऐड करा देता हूँ। फिर हमारे पास वैल्यूएशन का एरिया आता है, मर्जर इक्वेशन का एरिया आता है, ऐसा ही है। और फिर हम फॉरेक्स करते हैं, ये हमारी एक जो है ना मतलब जिसे कहते हैं कि सीक्वेंस रही है। और लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें डिविडेंड थ्योरी आ जाता है, जिसमें को अभी नया जो टॉपिक आया था क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। अच्छा ये कैसे नीड एसेस करेंगे, देखें इसका तो आसान तरीका है, आपको वापस लेक्चर लेने चाहिए। इसका बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास रजिस्टर फॉर्मेट मेंटेन हुआ है, जिसको मैं पहले दिन से आपको कहता हूँ कि यार रजिस्टर जिस भी टीचर से आप पढ़ो, जरूरी नहीं आपने मुझसे ही पढ़ाओ, आपने कहीं से भी पढ़ा है, अगर आपके पास रजिस्टर फॉर्मेट मेंटेन हुआ है, यानी कि एक प्रॉपर आपका नोटिंग हुई है, हर चीज की डिटेल नोटिंग हुई है, ठीक है, और आपके पास इनफ प्रैक्टिस मटेरियल, आपको लगता है कि हाँ यार जो आपका प्रैक्टिस मटेरियल है वो इनफ है, ठीक है, तो आप फिर ये करें कि आप जो भी कोर्स बुक है, जैसे मैं अगर अपने स्टूडेंट से बात करूँ तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास हमारी किताब मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह सेम ही है BFD की, काफी चेंजेस आ चुकी है पिछले अटेम्प्ट में ना, तो BFD की बुक काफी चेंज हो चुकी है पिछले अटेम्प्ट में, इवन तो उसमें डिलीशन ज़्यादा था, एडिशन जो था वो लिमिटेड था। तो BFD की बुक आपके पास है, आपके पास ओल्ड रजिस्टर आपके पास है, आप इन दोनों चीज़ों को साथ में रख के एक न्यू रजिस्टर बनाएं और खुद से प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम आता है आप उसको फिर अपने पुराने रजिस्टर से कंपेयर करें, न्यू रजिस्टर बना के ओन प्रैक्टिस करें। हाँ अगर आपके पास मिसाल के तौर पर रजिस्टर मौजूद नहीं है और आपको लगता है कि कुछ जगहों में कॉन्सेप्ट्स के इशू है, कुछ टॉपिक आपने जल्दी जल्दी में ले लिए थे, वहाँ के आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं बने, बस आपने नोटिंग शूटिंग कर ली थी रजिस्टर में, मगर आपके कॉन्सेप्ट खोखले समझते हैं ना कि मतलब कोई जान नहीं है कॉन्सेप्ट, फिर अगर इन 2 इश्यूज की वजह से मैं कहूँगा फिर आपको क्लास लेने की जरूरत है। बट एज फार एज इफ यू आर ओके विद योर कॉन्सेप्ट्स, इफ यू आर ओके विद योर रजिस्टर एंड इफ यू थिंक जस्ट प्रैक्टिस का मसला था, तो यार ये आप खुद कर सकते हो। ये मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो मुझसे पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो, जो मेरे स्टूडेंट थे खासतौर में उनसे बात करूँ, मैंने काफ़ी जैसे कहा कि फीडबैक ले रहा था, बात कर रहा था, तो आप इस तरह से एसेस करें। और एक और काम भी कर सकते हैं कि आप कुछ टाइम सेल्फ स्टडी करके देखें, अगर आपको लगता है इनिशियली क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है या लेने की जरूरत, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप हफ्ता 2 हफ्ता चेक करें, अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन के साथ खुद पर पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, फिर तो आप कंटिन्यू करें। बट आपको कहीं फीलिंग आ रही है कि आप पीछे रह गए हैं, आपको वो बात मतलब एक नई फ्लो बन रहा, ठीक है, तो फिर आप जो है वो क्लासेस जो है में आ सकते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए तो हमने बहुत ही सब्सिडाइज अमाउंट रखा हुआ है, और जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके कहीं और से पढ़ के, उनके लिए भी हमने फी कम करी हुई है, और फाइनेंशियल इश्यूज वालों को हम अल्हम्दुलिल्लाह कैटर कर देते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है। बट ये कि ये आप डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि आपके पास रजिस्टर कितना स्ट्रॉन्ग है और आपके पास कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। खाली रजिस्टर है कॉन्सेप्ट नहीं है, अगेन इट्स अ इशू, खाली कॉन्सेप्ट रजिस्टर नहीं है, अगेन इट विल बी इशू, आपको वापस क्लास लेनी पड़ेगी। अच्छा यार मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी अबरार, आई थिंक इसका जवाब जो है ना इस तरह से आप इवेलुएट करो। और अच्छा एक बात मैं और ऐड करूँ, वो भी चीज़ आपको ऐड करेगी, शायद हेल्प करेगी कि क्लास लें या ना लें। अच्छा देखें एक और चीज़ बना लें, स्केजुअल, स्केजुअलिंग जरूर करें। मेरा जो स्केजुअल है वो ये कि इंशाल्लाह जुलाई के एंड तक ना हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर वैग जो है वो हमारा इंशाल्लाह सितंबर फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। मर्जर इक्वेशन वैल्यूएशन इंशाल्लाह हमारा जो है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। और मेरी कोशिश एक हफ्ते पहले की, मैं एक्स्ट्रा लेवरेज लेके बता रहा हूँ। और फॉरेक्स का एरिया इंशाल्लाह मुझे है कि एंड ऑफ अक्टूबर, जो हमारा कोर्स खत्म हो रहा होता है, तो ये सब चीज़ें एंड ऑफ अक्टूबर तक हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया कि हर टॉपिक से रिलेटेड ना एक टेस्ट प्लान किया मैं मंथ के एंड पे, तो मैंने इन्वेस्टमेंट का जुलाई एंड में प्लान किया है ओबियसली, बल्कि मैं इसको कोशिश करूंगा कि जुलाई एंड ही हो जाए उसी तरीके से। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा हमें, मगर खैर हो गई, कोई मसला नहीं है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम जो है ना इसको जुलाई एंड पे करें
इसको अगस्त एंड पे करें, इसको सितंबर पे, और इसको अक्टूबर पे। ये तो अक्टूबर में करना ही है, वरना इसी तक कोर्स कैसे खत्म होगा। और अल्लाह का शुक्र है हमारा कोर्स हो जाता है खत्म ना। लास्ट टाइम भी हमने 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को जो है वो अपना कोर्स एंड कर दिया था। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि एक टेस्ट जुलाई एंड में, एक टेस्ट अगस्त एंड में, इन सारे टॉपिक्स पे, सितंबर एंड में, अक्टूबर एंड में, ठीक है, और एक मॉक फिर नवंबर में। ये मेरे ध्यान में एक इरादा है इंशाल्लाह 5 टेस्ट लेने का। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने यार एक चीज देखी है कि माजरत के साथ कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता टेस्ट में। मैं नंबर तो एग्जैक्ट कोट नहीं करूंगा आपको, मगर ये कि बहुत कम लोग टेस्ट दे रहे होते हैं, बहुत कम लोग। 1 मिनट रुकेंगे जी। तो मैं ये कहता टेस्ट आप दें, मगर मैंने देखा है कि मेरा एक बड़ा डीमोटिवेशन रही है। लास्ट टाइम में भी हमने टेस्ट लिया, ठीक है, एक चंद गिनती के लोगों ने टेस्ट दिया। आई थिंक 5% लोगों ने भी टेस्ट नहीं दिया मेरे ख्याल से। 5% भी मैं शायद बड़ा नंबर बता रहा हूँ। और फिर यार मतलब यही होता है कि आप टेस्ट बनाते हो, उसमें एक टाइम लगता है, सही है, फिर टेस्ट को चेक करना उसमें एक टाइम लगता है, ठीक है, टेस्ट का सोल्यूशन बनाने में भी टाइम लगता है। तो इतने एफर्ट के बाद अगर स्टूडेंट सीरियस ना लेना तो वो फिर जाहिर सी बात है, मतलब जिसे कहते हैं ये होता है कि एफर्ट वेस्ट हो रही है। मगर इस बार अब ऑब्वियसली मेरा यही इरादा है कि चाहे जो भी हो, जितने लोग भी टेस्ट दें, हमने टेस्ट रखने 1 2 3 4 5 इंशाल्लाह। मैं कैफ लेवल पे तो 12 टेस्ट लिए इस बार, 12 टेस्ट लिए। और बीएफडी लेवल में मेरे ख्याल से आई थिंक 5 टेस्ट भी हम लेंगे। अच्छा, इस टेस्ट में एक फ़ायदा क्या हो जाएगा आपको कि अगर आप जुलाई एंड में टेस्ट के लिए बैठेंगे तो इसका मतलब आपको जुलाई तक ये टॉपिक कवर करना है। अगर आप जो है वो अगस्त एंड तक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको अगस्त एंड तक की टॉपिक कवर करना है। अगर आप सितंबर एंड तक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको सितंबर तक टॉपिक कवर करना है। तो इससे एक जो बहुत बड़ा जो मेरा पेन है ना कि यार मतलब ये जो पेंडिंग लेक्चर हो जाते हैं और लोग पूरे महीने बैठ के सिर्फ आप जो है ना पूरे 6 महीने के लेक्चर 1 महीने में बैठ के ले रहे होते हैं, वो मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक जो है वो है कम हो जाएगा बोझ के। यार मतलब ठीक है, चलो बच्चा अगर टेस्ट देने आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी तैयारी कर चुका है और कवरेज कर चुका है। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो लोग री अटेम्प्ट करें, क्योंकि सेशन में ज्यादातर लोग होंगे जो री अटेम्प्ट करें, आपसे मेरी गुजारिश होगी, देखें बीएफडी के ऊपर आपने देना तो है वापस। अब जो भी है फ्रस्ट्रेशन है, डीमोटिवेशन है, मगर अल्टीमेटली हमने दिसंबर 22 में इंशाल्लाह बैठ के पेपर पास करना है और ये होगा इंशाल्लाह पास। कितने सारे लोगों ने इस बार पास किया ना यार, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम भी कर लेंगे पास इंशाल्लाह। मगर हमें एक ऑर्गेनाइज और एक कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया कि आप कंसिस्टेंटली कवर करेंगे ना चीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली, तो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। मगर अगर आप ये कहेंगे नहीं यार ठीक है एंड में उठा लेंगे, 15 दिन में 20 दिन में हो जाएगा, खैर हो गई, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी है, तो यार ऐसा ना करें। एक पेपर के साथ इंसाफ करना जरूरी है। आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, जल्दी कवरेज हो जाएगी। मगर आप अगर हो सके तो ये टेस्ट जरूर दें प्लीज यार। वैसे तो ये टेस्ट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, बट अगर कोई बंदा भी वैसे इंटरेस्टेड होगा तो फिर हम देख लेंगे कि हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी में यही होगा कि हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को कैटेगरी कर लें, उनका टेस्ट वैसे ये वो चेक वेक का जो सारा मॉडल है। बाकी जो लोग हैं वो भले आप मुझसे टेस्ट पेपर लेकर फुल अटेम्प्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है, सोल्यूशन मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मगर आप प्लीज ये डेडलाइन ध्यान में रख लें। मैं आज आपसे ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ इतने जिसे कहते हैं ना क्लैरिटी के साथ। अभी मेरा कल टेस्ट प्लान था, मगर वो बीच में आईकेप के रिजल्ट की वजह से मुझे लग रहा है कि प्लान चौपट हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी सोच रहे हैं कि मतलब जिसे कहते हैं ना बीएफडी फ्रीज कराना चाहिए बिकॉज ऑफ बैड रिजल्ट इन अदर सब्जेक्ट्स, या कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको 31 जुलाई नेक्स्ट वीक के एंड तक पे रख रहे हैं। मगर आप मेरी बात समझे ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि यार बीएफडी वापस तो देना ही है ना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं इस स्केड्यूल तक कवर हो चुके हों, सही है ना, ये पूरे सेगमेंट कवर हो चुके हों, ये बड़े बड़े एरिया जो हैं जो मैंने आपको बताए कि पूरे बड़े सेक्शन है और इसमें 1-1 महीना लगता है यार, ठीक है, ये इस डेटा कवर हो चुके हो ताकि आपको विश्वास ना हो। ये जरूरी है आप अपने आप को इवेलुएट करें और जो इश्यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कैफ में मुझे कहते थे कि जी हमें तो आता है टॉपिक, जब हमने टेस्ट लिया तो उन्होंने बोला सर हमें तो आंखें खुल गई, इतने कम मार्क्स तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा यार ये पेपर में भी यही होता है कि बीएफडी में पेपर में या कहीं भी आप बैठे होते हो, आपको लगता है आप तो 50 मार्क्स स्कोर कर गए, आप तो पास हो गए हो, मगर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है तो पता चलता है कि नहीं यार देयर वाज समथिंग रॉन्ग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यार ये आप प्लीज जो है ना क्या कहते हैं इसको करें, हम इसमें कोशिश यही है कि चेक करके वापस करें, ठीक है। टेस्ट मैंने कब होंगे बता दिया, एंड जुलाई एंड 31 जुलाई को हमारा टेस्ट प्लान है, फिर अगस्त एंड, सितंबर एंड, अक्टूबर एंड, और फिर नवंबर में इंशाल्लाह मॉक। 5 टेस्ट मैंने आपको बता दिए। क्रिकेट में होता है ना टेस्ट मैच, तो समझिए वो वाले टेस्ट मैच है। पहले स्केड्यूल आगे फ्यूचर प्रोग्राम, वनडे और T20 का टाइम नहीं है जी, वनडे T20 तो हम लेक्चर्स में कर रहे होते हैं। खैर, तो ये एक काम अपने करना होगा। अच्छा अब वापस आते हैं,
तो इससे आपकी स्पीड भी इंशाल्लाह इंप्रूव होगी। इससे आपका जो पैनिक का मसला है कि जी प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं नए सवाल आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, वो मसला भी हल होगा। और एक बहुत बड़ी चीज जो इसमें होगी वो डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, कि चीजें लिंगर ऑन नहीं होंगी, आखिरी मंथ पे जाके परेशान नहीं बनेगा। ठीक है, नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह इसमें बहुत फायदा होने का है। और एक चीज मैंने और भी इसमें स्टार्ट की, फॉलोअप। अब मैंने ये भी किया है कि जो लोग रजिस्टर है हमारे साथ उनका फॉलोअप लिया जाएगा। एक फॉलोअप हो भी चुका है कि वो मंथ में 1 से 2 फॉलोअप होंगे कि आपने कितने लेक्चर कवर किए, जुलाई एंड तक कितने लेक्चर कवर किए, इसमें कितने लेक्चर कवर किए। फिर उनको मैं पर्सनली कैफ लेवल पे जिन लोग के मेरे पास रिस्पॉन्स आते हैं उनको फिर मैं पर्सनली इंडिविजुअल बेसिस पे मैसेज भी कम्युनिकेट करवाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू कवर अप विद, अगर कोई पोजीशन खराब होती है किसी की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में दोनों क्वेश्चन में ये मसला आया, स्टार्ट कैसे करें। देखें, स्टार्ट कैसे करें, इसके लिए हमारी टेक्निक होती है। हम तो ये करते हैं कि जो डेटा मिलता जाता है उसको डॉक्यूमेंट करते जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। क्वेश्चन 2 में हमें कोई चीज मिलेगी, हम डॉक्यूमेंट करते जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं मिला नंबर का, हमने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं किया। यहाँ भी कुछ नहीं मिला, हमने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया। हमें यहाँ पे कुछ परसेंटेज नजर आ रही है, कोई काम की चीज नजर आएगी, हम डेटा बनाते जाएंगे। और डेटा बनाने के बाद फिर हम ये सवाल को नहीं फॉलो करेंगे, अपने डेटा को फॉलो करेंगे। तो एक दफा अगर हमने केयरफुली रीडिंग करके डेटा बना लिया ना, तो समझे आपको सिरा मिल गया, सवाल का सिरा मिल गया, समझ रहे हैं। और बिलाल इसमें तो यार रिक्वायरमेंट में भी इसने बताया था कि वैल्यूएशन की रेंज निकालनी है, तो रेंज ऑफ वैल्यूएशन, और मुझे तो सवाल पढ़ के ही ऊपर ऊपर समझ आ गया था जब वैल्यूएशन की रेंज निकालनी है। ऐसे सवाल पास पेपर में आया हुआ भी है, ऐसा सवाल पास पेपर में आया हुआ भी है कि रेंज ऑफ वैल्यूएशन वाले काफी सवाल आए हुए हैं, जिसमें आपको दिखा भी दूंगा। तो और 4 मेथड है, 1 2 3 4। तो सवाल तो शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं खास तौर पर बात करूंगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक सवाल किया है, तो सवाल तो शुरू हो गया कि मैंने एक फ्री कैश फ्लो मेथड की हेडिंग डाल देनी है। सही है, जहां पे मुझे कैश फ्लो का डेटा दिया हुआ है सारा, ये रहे फ्री कैश फ्लो निकाल के दिए हुए इसने पूरे यार। ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह ये सारी चीजें इसमें दी हैं। फिर मैंने सेकंड नंबर पे नेट सेट की हेडिंग डाल लेनी है, नेट सेट का डेटा मुझे दिया हुआ है सामने, इस पे अगर में सब कुछ मौजूद है। फिर मुझे इसके बाद जो है पी रेशियो वैल्यूएशन की हेडिंग डाल लेनी है। पी रेशियो के लिए इसने सारी कहानी दी हुई है, ये सारा इसने कहानी दी हुई, ईपीएस ईपीएस और लास्ट वैक वगैरह उसके लिए दिया हुआ था, आपका अल्लाह भला करे। और लास्ट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए इसने ये डेटा दिया हुआ है, डिविडेंड ग्रोथ वगैरह का। कहाँ गया, ये रहा, ये रिस्क फ्री रेट इतना है और डिविडेंड की ग्रोथ जो है 10% होगी। तो मेरे ख्याल से तो यार क्वेश्चन नंबर 2 का तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर था। आपको 4 मेथड पे काम करना चाहिए था, और 4 मेथड यहाँ से आइडेंटिफाई हुए, चारों की हेडिंग डालनी चाहिए, बारी बारी काम है। और जहाँ तक सिनेरियो की बात है, सिनेरियो में बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो आप सिनेरियो का जो मोटा मोटा डेटा है वो कहीं डॉक्यूमेंट करते जाएं, वो कहीं नोट करते जाएं। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली इस सवाल से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला था कि लोगों का ये कहना था कि सवाल मुश्किल नहीं था। ठीक है, दिखने से लग रहा था शक्लो सूरत से कि काफी खौफनाक हौलनाक सवाल होगा। आप समझ रहे हैं बिलाल, ये कुछ सेंस बन रही है कि आपने हेडिंग्स डाल के रेलेवेंट डेटा जो आपने यहाँ पे जॉट डाउन किया हुआ था, आइडेंटिफाई किया था, वो आपने रेलेवेंट हेडिंग्स में पुट करना शुरू कर दिया। और बड़ा ही एग्जामिनर ने आप पे फेवर किया है कि पहले इसने फ्री कैश फ्लो मेथड का डेटा दिया, फिर इसने एसेट का डेटा दिया, आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज डेटा दिया, और फिर इसने जनरल डेटा दे दिया। तो ये जितना भी डेटा है, आप अगर गौर करें, बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा है। देखें एक और चीज बात करूंगा पैनिक अटैक को हटाने के लिए। यार देखें, एक बात याद पे रखिएगा, अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दें लॉजिकली स्पीकिंग, तो यार पैनिक होना बनता है क्या? सवाल का जवाब दें। अगर आपने पेंडिंग लेक्चर नहीं किए, क्वेश्चन देख के खौफ आ गया, ये तो मसला मैंने, अच्छा क्वेश्चन देख के इतना खौफ नहीं आया जितना आपका जो टाइम पीछे वेस्ट हो गया था ना, उसकी वजह से सबकॉन्शियस में आपके बैठ गया था कि यार मैं ऑलरेडी टाइम जाया कर चुका हूँ, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मजीद टाइम जाया करना। तो इस सोच ने जो है ना आपको तंग किया, जो मुझे लगता है। बट मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ कि देखें, एक बात ध्यान में रखें, अगर आप फुल कवरेज करके जा रहे हैं, सीरियसली स्पीकिंग, अगर आप फुल कवरेज करके जा रहे हैं, अगर आप ईयरली पेपर सॉल्व करके जा रहे हैं, अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपने टेस्ट दिए हुए हैं, मैं ये नहीं कहता टेस्ट में पास होना जरूरी है, टेस्ट में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा होता, ठीक है, तो यार मुझे एक बात बताएं, कोई रीजन बनता है हमारे पास ना होने का? ठीक है, वो तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए फिर यही है कि हमें दुआ करनी चाहिए, मैं एंड में बात भी करूंगा, कुछ हमें थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनाना है अल्लाह से। मगर एक बात बताएं, 1 2 3 4, तो यार मतलब अगर ये 4 बातें हम करके जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत हाई होना चाहिए। फिर आपको ये होना चाहिए कि यार पेपर जैसा भी आएगा मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो हर चीज कवर भी करके जा रहे हैं, फेल पेपर भी करके जा रहे हैं, जो रिसेंट में आ रहा है वो भी हमें पता है, जो आज का आईकेप का फ्लेवर है वो भी हमें पता है, प्रैक्टिस भी हमने बहुत इनफ की है, टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो फिर तो यार 46 मार्क्स इज वेरी हार्ड लक बिलाल, वेरी हार्ड लक। बट द पॉइंट इज के
मैं सबको यही मैसेज दे रहा हूँ कि भाई अब आप शुरू से स्टार्ट करो। अब आप 50 मार्क के लिए ना सोचो। अब आप ये ना सोचो मेरे 50 नहीं आए, 46 आ गए, 44 आ गए, 42 आ गए। नहीं, आप सोचो कि यार नहीं, मेरे 42 का मतलब है 58 मार्क खत्म जो है वो नहीं आए। 46 का मतलब है कि 54 मार्क मेजोरिटी मार्क मेरे लूज हुए हैं जब भी आईके ने पास नहीं किया। तो आप इस साइड को भी तो देखो ना कि यार 54 मार्क्स, इसका मतलब है मेरे कहीं गायब हुए हैं। अब वो जिस वजह से भी हुए, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट ही 80 मार्क का किया तो 20 वहीं कट गए। तो आपको अब ये एंगल सोचना है कि भाई नहीं, मैं आईकेप को खाली 30 मार्क जो है वो अफोर्ड कर सकता हूँ लूज करना। मुझे 70 स्कोर करने की जद्दोजहद करनी है, मुझे अपना लेवल बढ़ाना है, मुझे लेवल अपना अप करना है। एक क्वालिफिकेशन सीआईए, नाम सुना है आपने? सीआईए वाली सीआईए नहीं है भाई, अल्लाह माफ करे, पहले तुम लोग समझो, मैं कोई एजेंसी की बात करूँ, ये सीआईए वाली एजेंसी नहीं है। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं वापस खोल। अच्छा, एक मैं पोर्टल भी दिखाना चाह रहा था आपको, मैं एक मिनट पोर्टल भी दिखाना चाह रहा था आपको कि मैं क्या कह रहा था कि सीआईए का नाम सुना है आपने? सीआईए क्या है? सर्टिफाइड इंडियन ऑडिटर। इसका पासिंग आपको पता है पासिंग मार्क्स कितने होते हैं इसके? सर्टिफाइड इंडियन ऑडिटर जी, इस क्वालिफिकेशन के पासिंग मार्क्स कितने होते हैं आपको पता है? 50 नहीं होते, नहीं बिल्कुल भी नहीं होते 50। 80, यस जी। तो मुझे एक बात बताएं यार, अगर 80 पासिंग मार्क्स हैं तो हमारा आईकेप तो यार फिर भी मतलब 50 मांग रहे हैं हमसे। तो आप ये ना सोचें कि जी मेरे जो है ना वो 8 मार्क्स से रह गया हूँ। नहीं, 8 मार्क्स से नहीं रहा, 58 मार्क्स से रह गए। 46 का मतलब ये नहीं 4 मार्क्स, 54 मार्क्स से रह गए। तो देखें अभी भी ना मेजोरिटी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव में जा रही है, मेजोरिटी मार्क लूज हुए हुए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस दिन ये मेजोरिटी से माइनॉरिटी में होगी ना, आप पेपर पास कर जाएंगे। यही रूल है ना यार आईकेप का। तो आई थिंक इस एंगल से सोचें थोड़ा सा, तो आपको नजर आएगा हाँ यार इंप्रूवमेंट तो है। 58 में से अगर मैं लेट से इंप्रूवमेंट करके इसको मैं 40 पे भी ले आऊं, 40 का मतलब है कि 40 लूज हो खाली, तो मैं यहाँ 60 पे पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा माइंड देखें, जीतने के लिए ना दो माइंडसेट होते हैं। एक तो ये होता है कि यार, एक होता है हाँ, सर फुरकान हमारे एमएसए2 के टीचर ने बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो इंट्रो सेशन में बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं हारूं नहीं, तो आप हार जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे हारना नहीं है, यानी कि फेल नहीं होना मुझे, ठीक है, तो आपके जहन में फेल 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 चल रहा होगा। बट अगर आप ये सोचेंगे ना नहीं यार मुझे पास ही होना है, यानी कि पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके जहन में पॉजिटिव वाली वाइब्स क्रिएट होंगी। तो अभी मैं कहूंगा कि आप ये 8 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क, 10 मार्क, 6 मार्क ये ना सोचें। आप तो बड़ा सोचें यार कि 58 मार्क मेरे लूज हुए हैं, तो अब 58 में से कम करके इसको और मिनिमम करूं। मैंने तो आपको नंबर दे दिया है कि 30 तक चलो, जो है ना मैं कहता हूँ चलो आजादी है। आईकेप तो 50 तक दे रहा है, मैं आपको 30 तक दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसको माइंडसेट को बदलें, ये सारे एरियाज हैं। टेस्ट दें प्लीज, मुझे उम्मीद है टेस्ट से काफी फर्क पड़ेगा। आपको अर्ली आइडेंटिफाई हो जाएंगी मिस्टेक्स के, यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन कौन चीजें जो पेपर में मुझे जानी चाहिए। क्योंकि अच्छा एक और बात, लास्ट मंथ में हम क्या करते हैं, लास्ट मंथ में हमें करना चाहिए सिर्फ रिविजन। लास्ट मंथ में होता है लेक्चर। लास्ट मंथ में हमें क्या करना चाहिए, एयरली पेपर लेने चाहिए। लास्ट मंथ में हमें मॉक कर लेने चाहिए, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक होते हैं। ठीक है, आई थिंक काफी जो है ना मतलब मैं देख रहा होता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट्स मॉक्स ऑफर करे होते हैं, तो बुरा नहीं है। मगर लास्ट मंथ में अगर आप पेंडिंग लेक्चर कवर कर रहे होंगे तो यार कैसे, ये मैं दूसरे पेपर्स के लिए भी, जब आप आगे जाके कोई दूसरे पेपर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उधर भी मैं आपको ये एडवाइस करूंगा यार कोशिश करें कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, तो फॉलो अप और टेस्ट, ये दो एक्स्ट्रा फीचर इंशाल्लाह स्पोर्ट्स में छोड़ के जाएंगे, ताकि ये जो आपका पेंडिंग लेक्चर का मसला नहीं हल हो और चीजें आगे बढ़े। अच्छा, अब इसको एंड करने पे आते हैं। आई थिंक स्पीड पे हमने बात कर ली कि कैसे स्पीड बढ़ानी है, पैनिक अटैक पे हमने बात कर ली कि अपने आप को मोटिवेट करना है, कमिटेड रखना है। और डेली पेपर्स पे हमने बात कर ली कि एलबी पे कम से कम 3 से 5 के करीब कोशिश करें। जो लोग री अटेम्प्ट करें, जो पहली अटेम्प्ट दे रहे होंगे उनके लिए 3 पेपर भी मैं कहूँगा ठीक है, खैर होगी, दूसरे सब्जेक्ट के साथ उनके लिए इनफ है। अच्छा, अब जल्दी से मैं एक लिमिटेड डिस्कशन करूंगा इस पेपर पे, विंटर जून 22 के, और फिर हम अपने सेशन को एंड कर देंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल ना मुझसे पूछ सकता है, किसी भी रिलेटेड कोई अप्रोच रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें। अप्रोच बीएफडी में हमारी हमेशा से यही रही है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है वो क्या कहते हैं इजी इलस्ट्रेशंस करते हैं कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए। उसके बाद हम जो है वो क्वालिटी क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि एसीसीएस से होते हैं, दूसरे बोर्ड से होते हैं, कुछ मेरे अपने क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद फिर हम कहाँ चले जाते हैं, आई कैप पे चले जाते हैं। और यहाँ बात खत्म नहीं होती, इसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें जो है ना टाइमली रिवीजन करना चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईयरली पेपर करने चाहिए।
ये मैं समझता हूँ ये बातें आप इंश्योर हो जाएंगी आपकी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन है कि पेपर रुके। थ्योरी पे ग्रिप करने के लिए, हाँ थ्योरी में मुझे एक बात करनी थी, बहुत सारे लोग थ्योरी को लिखते नहीं है और ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। लेकिन यार थ्योरी को भी रिस्पेक्ट देना। ये पेपर में थ्योरी आई थी, कितनी आसान थ्योरी आई थी यार, छापना था कॉपी एंड पेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें इसमें इसने बोला हुआ है कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, रिपोर्ट लिखनी है। इवैल्यूएट अ प्रपोज्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, योर रिपोर्ट शुड इंक्लूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपीवी एंड एमआई एरर, देयर रिस्पेक्टिव एडवांटेज डिसएडवांटेज। यार 6 मार्क का हलवा सवाल, आप गौर करिएगा क्या ये बेहतरीन तरीके से दे रहा है। नहीं नहीं 2015 तो बहुत पीछे हैं बिलाल, बहुत पीछे हैं। कम ऑन, 2015 के बाद तो स्कीम चेंज हो चुकी है यार पूरी। 2015 तक के अगर आपने पासेबल किए हैं तो ये तो बहुत पीछे हैं। आपको तो 2021 तक करना है, तो मैं भी 2021 कराने लग गया हूँ, मतलब रिसेंट टाइम कराने लग गया। बिल्कुल वकील, ये जो वकील, ये जो आपका सवाल है ना बड़ा वैलिड है। एजी पेपर में इसीलिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, मॉक्स पे मैं इसी बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं टेस्ट पे भी इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना यार टेस्ट देते हैं तो ये स्किल डेवलप होता है कि एक वक्त में 4-4 सवाल दूसरे टॉपिक के कैसे टैकल करने। आपको मैं 2 घंटे में बिठा के एक ही टॉपिक के 4 सवाल करवा दूं ना, आप कर लेंगे। मगर जब मैं आपको 4 सवाल अलग अलग टॉपिक के दूंगा ना, तो वहां आपके लिए एक मसला आएगा। आप यहाँ पे एक और चीज में टाइम लगाएंगे, यार मैं पहला कौन सा करूँ, दूसरा कौन सा करूँ, तीसरा कौन सा करूँ, आखिर में कौन सा करूँ, और माइंड 4 अलग अलग जगहों पे लगाने पड़ेंगे। तो वो जब आप एक ही टॉपिक का काम कर रहे होते हो तो लर्निंग का बन जाता है। अच्छा 15 से 21 किए थे, नहीं 15 से पहले के करने चाहिए यार, 15 से पहले के भी करने चाहिए। कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल दिखाऊंगा तो हम 2012 के सवाल भी करते हैं, 2005-6 के सवाल भी करते हैं, मगर ज्यादा नहीं करते। ज्यादा फोकस हमारा रिसेंट टाइम पे, मगर हम पुराने सवाल भी करते हैं क्योंकि कुछ क्वालिटी सवाल हैं। और बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2019 में एक सवाल रिपीट हुआ है, बिल्कुल आसान, रेड लिमिटेड का सवाल है, आप लोग जाके चेक करिएगा। रेड लिमिटेड के नाम से इन्वेस्टमेंट मिलर का सवाल 2019 समर में, ये एग्जैक्ट सवाल रिपीट हुआ है तकरीबन इवन तो थोड़ा आसान करके रिपीट हुआ है। कब से जी, समर 2009 से। यूवीडब्ल्यू रेंटल के नाम से एक सवाल है, यूवीडब्ल्यू रेंटल्स, आप उसका सवाल पढ़ें और ये सवाल पढ़ें। इनफैक्ट यूवीडब्ल्यू थोड़ा डिफिकल्ट था, ये आसान था। इसी के नाम मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये पोर्टफोलियो चोरी का सवाल रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट सवाल रिपीट हुआ है पोर्टफोलियो चोरी का, एग्जैक्ट पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल जो है वो एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। यूवीडब्ल्यू रेंटल 2009 का था, वो 2012 का एक सवाल था, एफबी के नाम से था, कौन सा था वो, 2019 के विंटर में एग्जैक्ट रिपीट हुआ है सवाल, शार्प रेशियो वाला। अगर आपने कभी देखो शार्प रेशियो वाले 2 ही सवाल आए, वो दोनों एक जैसे सवाल, शार्पी रेशियो होता है ना पोर्टफोलियो थ्योरी में। तो पेपर में ना बहुत चीजें रिपीट होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रिपीट। बिजनेस वैल्यूएशन के सवाल काफी रिपीट हुए, ठीक है। तो इसीलिए 2015 से पीछे ना कभी कभी आपको जाना पड़ जाता है। देखें 2015 से पीछे वाला सवाल रिपीट हुआ, 2009 वाला सवाल रिपीट हुआ, ठीक है। खैर अच्छा वापस आते हैं, तो थ्योरी में हम बात कर रहा था यार। अब ये एडवांटेज तो यार छापने वाली बात है, तो हमारी बुक में भी लिखे होते हैं अल्लाह। एपीवी क्या है, एमआईआर क्या है, 6 में से 4 मार्क तो यही आ गए। रिकमेंडेशन के लिए फिर आप वही करोगे कि एपीवी पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नेगेटिव है तो अच्छी बात नहीं है। एमआईआर जो है स्पेसिफिक परसेंटेज है, बड़ी परसेंटेज है अच्छी बात है, कम है तो अच्छी बात नहीं है। एपीवी में बेस केस एनपीवी पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स जो है खाली पॉजिटिव है, बेस केस नेगेटिव है तो बुरी बात है। तो ये इवैल्यूएशन ऑब्वियसली आपने लेक्चर में देखी होती है, मगर आप इसकी प्रैक्टिस रिटर्न करें प्लीज। ठीक है मैं मानता हूँ इसमें आगे मार्क 3 से 4 मार्क आपको बुक से डेटा छाप के मिल जाएंगे, एडवांटेज सब चीजें, मगर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो उतना मुश्किल नहीं। तो ये अच्छा कितने लोगों ने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया था, ईमानदारी से बताइएगा, ये थ्योरी वाला पार्ट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, जिन्होंने ये बी पार्ट थ्योरी वाला था 6 मार्क की थ्योरी मिस हो गई, टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से कह लें, ऑब्वियसली टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से हुई होगी। कोई है इसमें से, हम में से जो जिसने एपीवी किया हो या एपीवी आधा किया हो, थ्योरी पार्ट छोड़ दिया हो, या थ्योरी पार्ट बिल्कुल किया ही ना हो? ठीक है, हाँ तो देखो ना ये अब मसला है। अब हालांकि ये, अब आप मुझे बताओ, आपने जो मुझे मार्क्स बताए हैं, आपने जो मुझे मार्क्स बताए हैं यार, मतलब सीरियसली अगर ये 6 मार्क का सवाल हो जाता तो मेरे ख्याल से आपको आज सेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अफनान ये थ्योरी तो यार आसान नहीं है, एपीवी एमआईआर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो ये तो किताबों में लिखे होते हैं, हमारी किताब में भी लिखे हुए हैं। आई थिंक जो भी आप एक स्टडी टेक्स्ट लेके जाओगे उसमें भी लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन भी इतनी मुश्किल नहीं थी, अगर आपने एपीवी और एमआईआर निकाल लिया है, एप्लीकेशन तो मसला था ही। 6 में से मैं सोचा 4 मार्क तो हर बंदा निकाल सकता है। खैर तो इस पे भी काम करने की जरूरत है, थ्योरी को लिख के करें प्लीज यार, लिख के करें। ये भी थ्योरी आई थी इसमें, आई थिंक ब्रीफिंग नोट बनाना था, ये भी इतनी मुश्किल नहीं थी।
कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। यार ये मैं बताऊँ ना, बड़ा मल्टी डायमेंशनल पेपर था। मैं पेपर पे बात करना चाहूंगा अब जरा। अच्छा, पहला जो सवाल था फॉरेक्स पे था। फॉरेक्स में आपने क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, क्रॉस रेट का। हेजिंग तो आई थी इसमें, तो कोई दो राय नहीं है, मगर क्रॉस रेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, याद है कि कभी आपको करेंसी आपकी होम करेंसी में अवेलेबल नहीं होती तो आपको डबल कन्वर्जन करनी पड़ती। 2007 में इसका सवाल भी आया, बहुत प्यारा सा। और इनफैक्ट एक आध दफा कैप्टन किड के नाम से 2019 में भी इस तरह का शायद सिनेरियो उसने पूछा है। क्रॉस रेट का मतलब है कि डबल कन्वर्जन करनी पड़ती है, 2 बार कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो ये चीज इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में फॉरेक्स के सवाल में पूछी गई। फिर हेजिंग ये फ्यूचर्स हेजिंग पूछी गई, बेसिस का कॉन्सेप्ट इसमें आया। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। सही है, ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस आया इसमें। अच्छा, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट, देख रहे हैं आप, ये सारा इसने पूछ लिया, ये सारा इसने पूछ लिया आपसे। आप गौर करें तो मैं जो बात कर रहा था कवरेज, जो मैं बात करता कवरेज इज अ की। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आप आ जाएं। क्वेश्चन 2 पे इसने वैल्यूएशन भी बहुत सारी 4 टेक्निक्स पूछ ली। एक मिनट में अजान के बाद बात करता हूँ। क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक मिनट मुझे दें, अजान के बाद बात करते हैं। अच्छा ठीक है जी, तो ये देखें अगेन चारों टेक्निक्स पे इसने बात की। और फिर इसने वैक वगैरह का भी यहाँ पे इसने पूछा है काफी, इसने केई वगैरह पे CAPM लगवाया है यहाँ पे। सही है। उसके अलावा आप अगर गौर करें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात की, तो काफी इसमें चीजें जो हैं वो उसने आपसे यहाँ पे पूछी हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 पे अगर आप आ जाते हैं, तो वो जो हमारा CAPM वाला फॉर्मूला होता है, अगेन बीटा रिस्क प्रीमियम, डेट बीटा वाला कॉन्सेप्ट इसने पूछ लिया थोड़ा सा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था ये, अगेन बहुत रेयर है, मगर ये कि बिल्कुल आ सकता है पेपर में, और आया था पेपर में। इसके बाद अगर आप देखें CAPM बहुत डिटेल बात हुई है। वैक वापस से कैलकुलेट करना था इसमें। ये मैं कहूँगा ये पूरा वैक का सवाल था पर्सनली, अगर मुझसे आप बात करें तो। और इतना मुश्किल सवाल नहीं था सीरियसली स्पीकिंग। नहीं, इसमें डेट बीटा दिया हुआ था, डेट बीटा से निकालना है ना। कहाँ गया, सॉरी ऊपर है। तो वो आपको यील्ड कर्व का एक कॉन्सेप्ट होता है, यील्ड कर्व। तो थोड़ा सा इसमें यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट लग रहा था। यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के चैप्टर में कवर था अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर हमने एक्स्ट्रा लेक्चर भी बना लिया था पिछले डे में, ताकि परेशानी ना हो। तो इसमें वैक वगैरह की बातें थी, आई थिंक वो आप कर सकते थे। इसके बाद ये सवाल था APV का, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू बहुत अरसे से नहीं आया था। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू MIR आ गया। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अगर मैं टॉपिक की लिस्ट बनाऊं जो पेपर में टॉपिक्स पूछे गए, जो कि मेरे हिसाब से इतना मैंने कभी टॉपिक पेपर में BFD के देखे नहीं है, तो अगर मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट बताऊं कि यार इसमें क्या क्या पूछा गया है, इसमें इन्होंने पूछा है आपसे पहले तो ये फॉरेक्स 3 टेक्निक्स, डबल कन्वर्जन। जो फॉरेक्स सवाल वैसे ही पक्का आता है। बिजनेस वैल्यूएशन पूछा, 4 टेक्निक्स अगेन वाइड कवरेज पे जा रहा है। फिर आप थर्ड वाले पे आ जाएं, तो क्या था थर्ड वाला, APV नहीं, वैक, CAPM एंड वैक, पोर्टफोलियो थ्योरी एंड वैक। पोर्टफोलियो थ्योरी लिमिटेड पूछ ली ना, इनडायरेक्टली देखा जाता है, इनडायरेक्टली वो वाली नहीं पूछी जो डिटेल में आती है। फिर आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, MIR, सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर उसके अलावा एसेट रिप्लेस, कैपिटल राशनिंग, और फिर उसके बाद एसेट रिप्लेसमेंट। आप मुझे बताएं कितना वाइड कवरेज किया इसने। इनफैक्ट यील्ड का भी पूछा, यील्ड का भी इसने पूछा। तो आप देख रहे हैं कवरेज इज द की। सेलेक्टेड में ना जाए, कोशिश करें चीजों को जो है वो ऑर्गेनाइज करें, और मैसेज तो यही मिलता है। लेंथी पेपर यार देखें हमेशा से आ रहे हैं, हमें अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा, अब ये एक्सक्यूज नहीं है। पहली दूसरी बार आया हो ना तो समझ आती है बात, मगर एग्जामिनर अब चैलेंज दे रहा है आपको टाइम पे, और वो नहीं सुधर रहा ना, वो कह रहा है कि भाई आपको इतनी ना करना पड़ेगा, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इन बातों का ख्याल रखें। बाकी कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ लें। यील्ड कर्व नहीं याद आ रहा, यील्ड कर्व मैं दिखा देता हूँ। यील्ड कर्व मुझे दिखाना पड़ेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ।
यील्ड कर्व बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, एंड बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आपको पता होना चाहिए। MFA वालों को भी मैंने कराया हुआ है, तो मैं वहीं से दिखाता हूँ, वहाँ से मुझे ज़्यादा आसानी से याद आ जाएगा आई थिंक। एक ये खैर यील्ड कर्व आप मुझसे इनबॉक्स कर लीजिएगा, तो मैं आपको ना बता भी दूंगा कि कहाँ से ये है ना यील्ड कर्व वगैरह, तो वो कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा अगर आप कहते हैं तो। 1 मिनट मुझे आप दें, यील्ड कर्व मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि आपसे आपका कोई नसीब नहीं छीन सकता, तो आप ये परेशान ना हो कि यार ऐसा है वैसा है। देखें, जो था वो हो गया, अब जो आगे हो रहा है, होने जा रहा है, उसको आपको देखने की जरूरत है मेरे ख्याल से। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है यार, इतना एफर्ट करके आप सीए में इतना आगे आ गए हैं माशाल्लाह। तो अब ये एक चंद मतलब जिसे कहते हैं कि पेपर्स हैं जो भी थोड़े बहुत आपने देने हैं सीए फाइनल के। एसीसी के क्वेश्चन से आधा मैं कहूँगा P4 के क्वेश्चन की कर सकते हैं। एसीसी F9 तो बहुत बेसिक लेवल है, F9 तो बहुत ही बेसिक लेवल है यार। F9 से तो मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज्यादा कोई आपको वैल्यूडेशन मिलेगी। हाँ, P4 के क्वेश्चन आपको अगर लगता है तो आप वैलिड करें। ICW के लिमिटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। बाकी तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपके पास इतना अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, BFD का पूरा पास पेपर अवेलेबल है, और ICAP का लेवल अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात क्या है कि देखें, हमें ICAP के लेवल पे बैठना है, ठीक है। P4 कौन सा है? AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है ACCA में, ठीक है ना। तो इस पे आप काम करें। और कोई सवाल है किसी का, मुझे बताएं। बाकी देखें, ये वो एरियाज हैं, आपको इसमें कोई ना कोई चीज इंप्रूवमेंट की नजर आएगी। ऐसा हो नहीं सकता आपके मैं सारी चीजें कर ली हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, देखें मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं होगी ना, तो हम नहीं पास सकते। तो लास्ट में मेरी एक और रिक्वेस्ट आपसे होगी कि यार प्लीज सिर्फ अपने लिए दुआ ना करें, अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करें, अपने जैसे कहते हैं कोलीग्स के लिए भी दुआ करें, और सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। तो बाकी जिसे कहते हैं ना कि ये मेरा आजमाया फॉर्मूला है कि यार कभी कभार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ही बेबस हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि यार यहाँ दुआ ने जो है ना काम किया। तो आई थिंक बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। ये देखें जी, हील कफ का आप पूछ रहे थे, मैं मेरा मिक्स है। अच्छा, हमारे सेशन की तरीकेकार ये होगा कि 2 हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, सही है, सैटरडे और संडे को इसी टाइम सुबह 11 सवा 11 बजे, और 3 रिकॉर्डेड लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे मजीद। और वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आपको सैटरडे की क्लास में आना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब हाँ जी रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर है, नहीं नहीं, डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए हमने ऐसा किया यार। ये देखें, ये होता है हील कफ का सीन, मैं दिखा भी देता हूँ। ये रहा हील कफ। हील कफ ऐसे बनता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, काइबोर का रेट भी आप देखेंगे ना, 1 मंथ काइबोर का रेट छोटा होगा, 2 मंथ काइबोर का रेट थोड़ा बड़ा होगा, 6 मंथ काइबोर का रेट और बड़ा होगा, ईयरली काइबोर का रेट और बड़ा होगा। बुक चेंज नहीं है, बुक तकरीबन वही है, थोड़ी बहुत माइनर सी अपडेशन है। आपके पास पुरानी बुक चल जाएगी, नो इशू एट ऑल। जून 22 वाली बुक अगर आपके पास है तो जून 22 वाली बुक हमारी BFD की चल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये एक एरिया बड़ा जबरदस्त है यील्ड कर्व का। ये अल्लाह का शुक्र है हमने लास्ट टाइम कवर भी किया था, और ये पेपर में आया हुआ भी है। और इस पे एक सवाल और भी आया हुआ है, मैं अगर मर्जर इक्वेशन के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो मर्जर इक्वेशन के अंदर एक सवाल था, उसमें यील्ड का पूछा हुआ, ये देखें इत्तेफाक से वही खुल गया। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सवाल है, आप आई डोंट नो ये सवाल आपने देखा नहीं देखा, ये सवाल है 2021 का, समर 2021 का, तो इसमें भी यील्ड कर्व का इस कॉन्सेप्ट इसमें पूछा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये है कि यार ये सब चीज़ें हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा यार इंशाल्लाह, परेशानी वाली बात नहीं है। MSA2 में भी चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप अभी से कोशिश करें कि बेहतरीन लेवल पे काम करें, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं सेशन। मेरा नंबर मौजूद है जी, कोई क्वेरी हो कुछ हो, आप मेरा नंबर नोट कर लें, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, आपकी क्वेरी को भी रिस्पॉन्ड करूंगा। बाकी यार देखें, मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, मैं जितनी दावे कर लूँ, देखें मैं कोई सियासतदान तो हूँ नहीं कि बड़े बड़े दावे करूँ, ठीक है ना। मैं बस ये कह सकता हूँ कि यार एक एफर्ट जो है वो आपके साथ हम मिलकर कर सकते हैं। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आप और हम मेहनत कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, डायरेक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक अच्छी डायरेक्शन के साथ काम करके देखेंगे। बाकी मेरी कोशिश रहती है मैं पूरे सेशन अवेलेबल रहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर वाले दिन तक आपके साथ रहूँ। कोई क्वेरी वगैरह होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी ये कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी वो आप ग्रुप पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे आप देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सही है। एडमिन से मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। बाकी पेपर निकालें यार, अल्लाह ताला आसानी फरमाए सबके लिए। जो लोग हमसे पढ़ रहे चुके हैं ऑलरेडी, अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके, उनके लिए एक सब्सिडाइज अमाउंट अवेलेबल है। और जो लोग ऑब्वियसली एक दफ़ा कहीं कहते हैं अटेम्प्ट कर चुके हैं BFD और वो पास नहीं कर सके, आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हमने थोड़ा सा डिस्काउंट जो है वो रखा हुआ है नॉर्मल फी में। तो फाइनेंशियल इशूज को हम कैटर करते हैं। बुक जो है वो
क्रेडिट रेस वाला टॉपिक न्यू बुक में होगा, उसका आप हैंडआउट मुझसे अलग से ले सकते हैं। बिल्कुल यही चेंज है उस्मान, माइनर सा और कोई चेंज नहीं है बुक में ना खास, तो वो आप मुझसे सॉफ्ट में लेके आप प्रिंट कर लीजिएगा और बुक में अटैच कर दीजिएगा, स्टेपल कर दीजिएगा, क्रेडिट और फाइनेंशियल रिस्क वाला जो हैंडआउट है, ठीक है ना। ठीक है, चलें, आपका ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा प्लीज। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। बीइंग अ टीचर हमारी ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम बच्चे जो है पास हो जाएं, बट ऑब्वियसली आई का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर बच्चा पास नहीं हो सकता, मगर मेहनत हर बच्चे को करनी चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए, और आपके साथ हम भी मेहनत करते हैं। ठीक है जी, चलें यहीं तक रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।